बच्चा बात नहीं कर पाता है, आई कांटेक्ट नहीं होता है, सोशल विड्रॉल होता है, वो अपने आप खेलेगा, बच्चों के साथ नहीं अकेला रहना पसंद है और ऐसे कान बंद कर देता है, वो ओवर स्टिमुलेशन, ओवर सेंसरी इश्यूज होते हैं। एज सुन एज आप 30-32 क्रॉस करते हैं, अगर लेडी का बात कर रहा हूँ, तो वहां पे चांसेस ऑफ ऑटिज्म बहुत बढ़ जाता है सर। स्क्रीन टाइम आज के जमाने में सबसे बड़ा क्रिमिनल है, वो एक प्रॉब्लम बना है आज के जमाने में, वर्चुअल ऑटिज्म। अब सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि वो जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वो रात में सोते सोते भी ऐसे हाथ को हिलाते हैं, गेमिंग डिसऑर्डर उसको हो गया है। 2 to 3 years पे आपको क्लियर मालूम चल जाएगा कि बच्चे में ऑटिज्म है कि नहीं है। ऑटिज्म जो है वो ठीक किया जा सकता है या ठीक करने के नाम पे लोग पागल बना रहे हैं? तो ऑटिज्म एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिजीज नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि 5 years के बाद डायग्नोस हुआ है, रिस्पॉन्स इसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? पेरेंट्स है। 5 साल के बाद अगर बच्चे को आप लगातार 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे अगर मोबाइल दोगे, तो उसको तो ऑटिज्म होगा ही होगा। एक 1.5 साल के बच्चे खाना नहीं खाते, तो उनके सामने मोबाइल रख दिया और वो मेलन जो भी क्या चलता है, कोकोमेलन, पेपा पिग और क्या क्या चलता है, और वो बच्चे तब खाना खाते हैं। आयुर्वेद कैसे काम करता है इस पर, ऑटिज्म पर? एक इंडियन पेरेंट हांगकांग में है, 7 years बच्चा, तो जीरो स्पीच। वो बच्चा, उसका जो थेरेपिस्ट है उसको बोल रहा है आई नीड वाटर। अच्छा, और ये बोला 1.5 month का मैं बोल रहा हूँ सर। उसके मम्मी ने मतलब कॉल करके रोया अपने साथ कि हम लोग अभी डायपर्स नहीं यूज कर रहे। अरे वाह। इसको लेना कैसे होता है जो दवा आप देते हैं? ये कैप्सूल्स पे आता है। लड़का और लड़की में ऑटिज्म के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है क्या? बहुत होता है फोकस स्ट्रांग। तो कोई पेरेंट्स कैसे समझे कि उनका फोकस किस एरिया में है? जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, जी सर, उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए मेडिकली उनका बच्चा ऑटिस्टिक ना हो, फिट रहे? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार अभिषेक, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं वो बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। गंभीर इसलिए कि उस प्रॉब्लम से करोड़ों माँ बाप अपने देश में, भारत में और दुनिया में हर दिन जूझते हैं, और वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं ये मैं और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल पल होता है उसको समझने के लिए। जो जिस पे गुजरती है वही जानता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑटिज्म की, या मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता उस तरह से। आपको लगता नहीं है ऐसा कि ये बीमारी ऐसी है जिन माँ बाप को पता चलने में भी देर हो जाती है? हाँ, अगर उनके बच्चों के में है तो वो शायद शुरू में इग्नोर करते होंगे बचपने में, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो के उस तरह की हरकत करता है जो शायद ऑटिज्म के आसपास का होता है, हाँ, वो माँ बाप समझ नहीं पाते। जब तक समझते हैं तब तक देर हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो जूझता है, जैसा आप कह रहे हैं, वो बहुत मुश्किल पल होता है, बहुत तकलीफ देह होता है, और कैसे उसको दूर करना है ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। बिल्कुल होती है। और मैं एक डेटा देख रहा था अभी, इस देश में या दुनिया में इस ऑटिज्म के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। मतलब इंडिया की बात करूं तो पता नहीं कितना ऑथेंटिक डेटा है, मैंने देखा 68 में से एक बच्चा है, और एक जगह लिखा है 100 में से एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। और करीब करीब 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इस डिसऑर्डर से, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, डिसऑर्डर से परेशान है। बिल्कुल। और उनके माँ बाप हर दिन झेलते हैं चीज़। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं हम उनसे इसी पर बात करेंगे। उनकी कंपनी है एनकलटेक करके, जो दुनिया मतलब इस चीज़ के लिए, मेंटल डिसऑर्डर और ऑटिज्म के लिए आयुर्वेद पर काम करके, रिसर्च करके दवाएं बनाती है। आयुर्वेदिक दवाएं, क्योंकि एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। और पार्थ मिश्रा जी हैं जो उस कंपनी के ग्लोबल CEO और MD हैं, और जो पिछले कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं। उनकी रिसर्च चल रही है, हॉस्पिटल्स में इस पे काम हो रहा है, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इस साल कुछ महीनों में आ जाएगा। तो उससे शायद कुछ बेहतर हो सके उन बच्चों का जीवन और उनके माँ बाप का जीवन जो इससे परेशान है। ठीक है, तो बहुत स्वागत है पार्थ मिश्रा जी आपका पॉडकास्ट वाला पर। थैंक यू। बहुत जय जगन्नाथ धर्मेंद्र जी और अभिषेक जी। जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया इधर इस पॉडकास्ट पे बात करने के लिए। एक ऐसा टॉपिक है ऑटिज्म जो कि किसी पेरेंट्स को आप बोल दीजिए तो वो डर जाते हैं। वो एक टैबू बन के है कि मेरा बच्चे को ऑटिज्म ना हो जाए, टचवुड ऐसे लोग बोलते रहते हैं। बट
सोसाइटी को मालूम नहीं ऑटिज्म क्या है। सोसाइटी के नज़र में ऑटिज्म एक ऐसा चीज़ है जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता, जो बच्चा बात नहीं कर पाता है और बेचारा पिटी फील करते हैं वो उनके पेरेंट्स के लिए। यही मेरा सवाल है कि जी। ऑटिज्म क्या है और क्यों होता है। बिल्कुल, देखिए ऑटिज्म एक डिजीज नहीं है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं सब पेरेंट्स को। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 2 साल का अगर अपने माँ बाप को आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है या फिर उसको बुलाते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है उसके नाम को, या फिर कुछ बात नहीं कर पाता है, तो ये क्या होता है वर्सेस 2 इयर्स। मान लीजिए जनरली एक 2 इयर्स का बच्चा वो सुनता है अपने पेरेंट्स को, वो थोड़ा बहुत 1-2 चीज़ बात कर लेता है, डाडा मम्मा ऐसे बोलता है, कुछ एक ग्लास उठा लेगा, कुछ बात कर लेगा, तो उसका डेवलपमेंट है। इसका डेवलपमेंट है नहीं, तो इसका जैसे कि डेवलपमेंट नहीं है। ऑटिज्म को हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेट्स जो कि कंडीशंस, डेवलपमेंट कंडीशन उन बच्चों में दिखाई देता है। बट वो इवेंचुअली इन 2026 पे अभी हम लोग बैठे हैं, तो ये सब चीज़ बहुत साइंस डेवलप किया हुआ है, इस सब चीज़ पे लोग माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं विथ प्रॉपर यूसेज, डोसेज, जो भी अभी है फ्रंट लाइन ऑफ फॉर एग्जांपल फ्रंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि थेरेपी आपका हो गया या फिर इंटरनल रीजनरेशन जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गया, क्योंकि अभी आयुर्वेदा के ऊपर भी WHO ने इंटीग्रेट किया हुआ है। सबसे मेडिकल बॉडी सबसे बड़ा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने 2025 से बोला कि आयुर्वेदा को इंटीग्रेट करना चाहिए ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आपका एलोपैथी में अनफॉर्चुनेटली कुछ मेडिसिन है नहीं, ओनली थेरापीज है, और वो थेरापीज उतना सक्सेसफुल नहीं है, जिसके वजह से वो लोग देख रहे हैं कि क्या हम लोग इंटीग्रेट कर पाए एक ट्रेडिशनल मेडिसिन और एक कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट को। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है? बेटर पेशेंट आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सो दैट बच्चा माइलस्टोन्स अचीव कर पाए। ये हो गया सर डिफरेंट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हम लोग देते हैं ऑटिज्म में। स्पीच हो गया, बच्चा बात नहीं कर पाता है, आई कांटेक्ट नहीं होता है, सोशल विड्रॉल होता है, वो अपने आप खेलेगा, बच्चों के साथ नहीं अकेला रहना पसंद अकेला करता है। रहना पसंद है, और ऐसे कान बंद कर देता है, वो ओवर स्टिमुलेशन, ओवर सेंसरी इश्यूज होते हैं बहुत। मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करता हूँ सर कि पेरेंट्स ज़्यादा बात नहीं करते। टॉयलेट एटिकेट्स एक ऐसा चीज़ है जो बहुत पेरेंट्स जूझ रहे हैं उसके ऊपर। जैसे मैंने टॉयलेट एटिकेट्स बताया, जो पेरेंट्स ऑटिस्टिक होंगे वो जानते हैं कि क्या है। अब 2-3 साल पे हम लोग बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर पोटी ट्रेनिंग कराने लगते हैं, विद इन सम मंथ्स वो ठीक हो जाते हैं जनरलिस्ट जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं। बट जो न्यूरो डाइवर्जेंस होते हैं ऑटिज्म, उनको साल ब साल लग जाता है, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, स्टिल वियरिंग डाइपर्स। बहुत डिफिकल्ट है सर उनके पेरेंट्स के लिए। तो ये सब चीज़ डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, और बच्चे को अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा पानी पी ले, कुछ कर ले, वो ऐसे आपके मुंह को, मतलब आपकी शक्ल को देखेगा, तो ही विल नॉट एबल, मतलब वो प्रोसेस नहीं कर पाता अपने ब्रेन में क्या हो रहा है। ये सब चीज़ सर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता है। फोकस कंसंट्रेशन भी एक चीज़ है। ADHD सबने सुना होगा, वो एक हाइप नेम बन गया सर। अगर हम बैठते हैं काम भी करने लगते हैं, फोकस नहीं, यार तेरे को ADHD है। बट ADHD एक पार्ट ऑफ ऑटिज्म है, बट जनरली ऑल ADHD बच्चे को ऑटिज्म नहीं है। ADHD का बस ये होता है फोकस, कंसंट्रेशन और हाइपर एक्टिविटी, ये तीनों में होता है। वो बात कर पाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाते हैं, बट वो चीज़ है। ऑटिज्म क्यों होता है सर? हाँ, ये बहुत बड़ा ये सवाल है। बड़ा क्वेश्चन है। हाँ। अभी तक जितने भी बिग बॉयज हैं, बिग बॉयज में उनको रेफर कर रहा हूँ, जो कि WHO है या बिग साइंटिस्ट है Okay. या CDC, Organizations सेंटर फॉर डिजीज basically जो कंट्रोल, है, जी सर, तो उन्होंने भी अभी तक कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिला है कि क्यों ऑटिज्म होता है। बट जरा कुछ फ्यू थिंग्स है जिसके वजह से हमको लगता है कि ये हो सकता है। एक मेजरली है जेनेटिक्स फैक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा एग्जांपल बोलूँगा। अब मैं ठीक हूँ सर, मेरे पे कोई आई एम न्यूरोटिपिकल, तो मेरे फादर के उनके फादर शायद कुछ कैरी कर रहे होंगे जीन जो कि ऑटिज्म ट्रेट्स के आसपास है, जो फैमिली हिस्ट्री में रन कर रहा है। तो मेरे बेटे को शायद ना हो, तो उसके बेटे को शायद थोड़ा बहुत वो जेनेटिक्स रह पाए। फिर जब उसका बेटा होगा तो होने का पॉसिबिलिटी है। तो जेनेटिक्स फैक्टर एक है। सेकेंड चीज आपका आ जाता है थोड़ा एज ओल्ड मैरिज। एज ओल्ड मैरिज पे आपने देखा होगा शायद हर जगह में गायनेकोलॉजिस्ट, डिफरेंट डॉक्टर्स बोलते हैं यू हैव टू मैरी समवेयर बिटवीन 25 से 28 तक शादी करना है।
बट एज सुन एज आप 30-32 क्रॉस करते हैं, अगर मैं लेडी का बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ ऑटिज्म बहुत बढ़ जाता है सर एज ओल्ड पे, क्योंकि वो फर्टिलिटी जो होता है वो सही से 100% प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, जिसके वजह से अभी हम लोग ये रिसर्च पे देख रहे हैं कि ये एक चीज़ हो सकता है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस वो भी है, मान लीजिए कोई बच्चा प्री मैच्योर जन्म ले लिया तो उसको NICU में रखें हम लोग, NICU में उसको ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता है, एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो बच्चा ब्रीथ नहीं कर पाता, बिल्कुल, खुद से बना नहीं पाता अपना इम्यून सिस्टम, तो वो एक भी चीज़ होता है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है, अब बच्चा पैदा हो के भी, नॉर्मल हो के भी ऑटिज्म हो जाता है। आप सब ने सुना होगा स्कूल से या मैसेजेस पे, स्क्रीन, बच्चों को स्क्रीन मत दीजिए। हाँ, स्क्रीन टाइम आज के ज़माने में सबसे बड़ा क्रिमिनल है। अब थैंक्स टू मतलब कुछ गवर्नमेंट बाहर के कंट्रीज अभी लोग क्या कर रहे हैं, अंडर 16 इयर्स बैन कर रहे हैं सोशल मीडिया। वो अच्छा है, क्योंकि आपका सोशल मीडिया, यूट्यूब स्पेशली, जो आपका कोकोमेलन, ब्लीपी, वो सब चीज़ ऐसा ऐसा ओवर स्टिमुलेट करते हैं छोटे बच्चे को, इतना डोपामिन क्रिएट होता है उनके ब्रेन पे, तो वो उनका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। वो एक प्रॉब्लम बना है आज के ज़माने में, वर्चुअल ऑटिज्म। स्पेशली कोविड के टाइम में ये मशरूम हो गया है, बूम हुआ है। हाँ, कोविड के टाइम में इतना एक्सपोजर हुआ है स्क्रीन का जी क्योंकि कोई लोग बाहर तो निकले नहीं। सर, मैं खुद भी क्रिमिनल हूँ, मैं अगर क्या बताऊँ, क्योंकि हम लोग काम करते थे, बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स को मालूम नहीं चलता है कि हाँ उसको देखने दो, मैं फोन थोड़ा अपना पकड़ा काम दिया, कर लो लेती हूँ। खाना और वर्क खाओ। फ्रॉम होम, हाँ, तो ऊपर से कॉर्पोरेट प्रेशर, बहुत कुछ चीज़ के वजह से वो मिक्सअप होके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी तक कोई इसका कॉन्क्रीट रीजन नहीं, मेडिकल साइंस नहीं निकाल पाई कि नहीं बच्चे को ऑटिज्म क्यों होता है। जी, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। इतने लोग लगे हैं, इतने डिकेड से लगे हैं, 1-2 दिन से नहीं, डिकेड से भी लगे हैं, बट वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा बड़ा स्ट्रेंज है। आपके जवाब से मेरे 2 सवाल मेरे दिमाग में आए। पहला ये, आपने कहा कि 2 साल का बच्चा जब आई कांटेक्ट नहीं करता, हाँ, तब आप समझिए कि उसको ऑटिज्म है। पहला सवाल Possibility है। पॉसिबिलिटीज है। क्या 2 साल से पहले कोई माँ बाप नहीं समझ सकता कि उसको ऑटिज्म है या नहीं है? वेरी बहुत डिफिकल्ट है सर, क्योंकि आप देखेंगे 2 साल के बच्चे लोग 15 मंथ से 18 मंथ्स जो भी बच्चे हैं, उनका ट्रेड्स एक ही साथ रहता है, सब लोग एक ही जैसे डेवलप करते हैं। जब थोड़ा एज होता है तब हम लोग जज करते हैं कि बच्चा बात क्यों नहीं कर रहा है, तब हमारे दिमाग पे चलता है इसको 2 साल हो गया, 1-2 शब्द तो बोलना चाहिए, मम्मी नहीं बोला, पापा नहीं बोला, फिर अपने आप क्यों नहीं करता है, लोगों से अपने मतलब सर ऐसे उनका समझ गया? आईब्रो नीचे रहता है, वो नहीं देखते हैं, ये सब चीज़ होता है। एक दूसरा चीज़ भी है, मीन्स उसको 2 साल के आसपास अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको ऑटिज्म हो चुका है। मीन्स हम उसको Possibility क्रिएट है, नहीं, सर। पहले ट्रीट नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं इसको ट्रीट नहीं कर सकते उसे, नहीं कर सर। पाते। जी, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है, बट कुछ जगह में हम लोग ये भी देखें बच्चे न्यूरोटिपिकल है, वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो वो भी डिफिकल्ट है। तो अभी जनरलाइज 2 to 3 इयर्स राइट एज है जो कि डॉक्टर्स पे जाके डायग्नोस करें। जैसे मान लीजिए सर, डायग्नोसिस में क्या होता है, हमारा जैसे मुझे कुछ डायबिटिक्स किसी को है, वो खून लेके मालूम चल जाता है। ऑटिज्म में वैसा कुछ नहीं है, तो आपको एक स्पेशलिस्ट, डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट बैठेगा, पेरेंट्स को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे को जज करेंगे, उस जज उसी के ऊपर वो उसको ऑटिज्म है कि नहीं वो दिखाते हैं। आज के ज़माने पे तो लेवल भी आ गया, लेवल 1, 0, लेवल 2, मतलब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऑटिज्म वो है। तो ये एक चीज़ बहुत चैलेंजेस है, बट 2 to 3 इयर्स पे आपको क्लियर मालूम चल जाएगा कि बच्चे में ऑटिज्म है कि नहीं है। और दूसरा सवाल मेरा स्क्रीन टाइम को लेके है। आप कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चे को ऑटिज्म की तरफ ले जाती है। वो एज क्या होता होगा जिस एज से हमको बचाना है बच्चों को, हमारे व्यूअर्स के बच्चों को बचाना है, कि वो स्क्रीन टाइम कम करें या बिल्कुल ना करें या कैसे करें? मतलब बिल्कुल ना करें सर। कब तक? जब तक बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाए, 7 इयर्स, 8 इयर्स। अब 7 इयर्स, 8 इयर्स, 9 इयर्स, अभी एक नया चीज़ निकला है, मैं आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे करूँ, गेमिंग डिसऑर्डर। अच्छा है? गेमिंग डिसऑर्डर है? ठीक है, वो ICD क्लासिफिकेशन पे। वो क्या हुआ है सर, अब मैं बोल दूं कि 8 साल के बच्चे तक आपको 8 साल के ऊपर देना चाहिए। अब वो गेम्स 8 साल 9 साल बच्चे खेल रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि वो जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और रात में सोते सोते भी ऐसे ऐसे हाथ को हिलाते हैं, गेमिंग डिसऑर्डर उसको हो गया है। इतना ओवर स्टिमुलेट हो जाता है ब्रेन का फंक्शनलिटी क्या है, मैं थोड़ा 1 मिनट में समझाता हूँ सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको देख रहा हूँ, मेरे आईज से इमेज बन के जाता है ब्रेन तक।
तो आप जो भी मुझे बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, मेरा फोकस, कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग है, फिर मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, अच्छा सर ने मुझे ये पूछा है तो इसका ये सही है कि ये सही नहीं है, वो क्रिटिकल रीजनिंग है। फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हम लोग ने देखा हुआ है, उसको मैं मेमोरी से ला के स्पीच सेल से बात करता हूँ। ये क्योंकि सर हम एक वी आर हैविंग इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन हमें आपके साथ करते हैं, वहाँ पे क्या है, वन वे चलता है, वो फोन वहाँ पे चल रहा है और ये ओवर स्टिमुलेट होता है, इतना साउंड उस गेमिंग्स का वो चलता है, तो उनका जो ब्रेन वायरिंग थोड़ा इधर उधर होता है, जिसके वजह से वो फंक्शनलिटी ऑफ द ब्रेन नहीं होता। बहुत टाइम आप देखा होगा कोई बच्चा खेल रहा है, आप कुछ पूछेंगे, ही विल बी अनरिस्पॉन्सिव, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि वो उसका कम्युनिकेशन बंद हो चुका है सर, मतलब इन जनरल नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, जैसे कहा जाता है कहाँ प्रैक्टिकल पे है, हो, कहाँ? हमारे घर में बच्चे हैं, प्रैक्टिकल है। मेरे को बच्चा अगर गेम खेल रहा है, अगर आप कुछ भी बोलिए तो उसको लगता है सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, अच्छा, ऐसी चीजें पार्थ जी ऐसे भी होती है कि मान लीजिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ ऑफिस का, या कुछ सोच रहा हूँ और मुझसे किसी ने पूछा, मेरी वाइफ ने, और मैंने नहीं सुना, तो बाद में कहती मैंने बोला था आपको, आप सुना। तो आप फोकस्ड जहां रहते हैं तो वो गेम पर फोकस्ड है बेसिकली। बिल्कुल। बट आपका काम में क्या होता है सर, द फोकस इज नॉट इनटू स्क्रीन, बट स्क्रीन जो इमेजेस या फिर जो आपका ऑडियो, वो हाइपर एक्टिव बहुत करता है आपके सेंसरी लोड, सेंसरी जैसे आईज हो गया, कान हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेस। तो इतना सेंस जब ओवरलोड होता है तो फ्री फ्लो में नहीं चलता, आपका न्यूरॉन सेल्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सुपर स्पाइक करता है ब्रेन के अंदर, जिसके वजह से वो चैलेंजेस होता है। तो उसको स्क्रीन टाइमिंग को, अगर इफ यू आस्क मी सर, स्क्रीन टाइमिंग को बच्चे को नहीं देना चाहिए। यूट्यूब तो बंद ही कर दो उसके, आप कुछ खेलना दे दो, मतलब जो बच्चे खेल पाए, ड्राइंग कर पाए। हाँ, तो क्योंकि एक बार वर्चुअल ऑटिज्म होता है, बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, सब कुछ सही होता है, बट स्क्रीन देख के फिर वर्चुअल ऑटिज्म में आते हैं, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम होता है उनको बैक टू रियल नॉर्मल लाइफ पे लाने के लिए। इतना मेल्ट डाउन, अगर आप देखेंगे, बंद कर देंगे, कोई बच्चा 6 घंटा 7 घंटा खेल रहा है हर दिन, सडनली बंद कर दिया, वो चीखता है, वो फेंकता है, वो सामान तोड़ता है, क्योंकि उसका एग्जॉस्ट उतना होता है ब्रेन, उसको ब्रेन को वही चाहिए। और फिर कहते हैं कि बच्चे गुस्सा करते हैं बच्चे बहुत। गुस्सा कर रहे हैं, बट वो बच्चा अपने को रिलैक्स कर रहा है, उसको समझ भी नहीं हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ही हैं, जो बच्चे को गेम्स पकड़ा देते हैं या कुछ दे देते हैं, स्क्रीन दे देते हैं, उसके लिए वही जिम्मेदार है। हाँ, वो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा सर, वही जिम्मेदार है। बट जब मैं अपने आप को भी देखता हूँ, कभी कभार लगता है कि ऐसा सिचुएशन हमारा हो जाता है कि बच्चे को हम लोग थोड़ी देते हैं, बट उस टाइम में अवेयरनेस नहीं होता। अभी पेरेंट्स को विद दिस प्लेटफॉर्म, मैं पेरेंट्स को ये अवेयर करना चाहता हूँ, आप स्क्रीन टाइम मत दो, भले उनको कुछ दूसरा चीज दो। वो एक, अगर पेंटिंग में, मैंने ड्राइंग में बैठते हैं, घंटा घंटा फोकस करते हैं, तो दे आर गोइंग टू डू सम ग्रेट स्टफ देयर, वहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे और उस पे आपका डेवलपमेंट भी सही रहेगा, ब्रेन डेवलपमेंट होगा, दूसरा इमेजेस को सोच रहा है, वो हो रहा है। बट यहाँ पे तो आपका सब कंस्ट्रिक्टेड हो गया ना, कुछ नहीं सोच रहा है, आपका ब्रेन बस वही खेलते जा रहा है और फोकस वही है इधर उधर। जब गेमिंग जैसे बहुत सारा पबजी वो इंडिया ने बैन किया हुआ है उसके वजह से। अब न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी बैन कर चुका है 16 ईयर्स के नीचे, अभी शायद ऑस्ट्रेलिया ने किया है, अब इंडिया में बात चल रहा है। तो वो होना चाहिए कि सोशल मीडिया बंद करना चाहिए। ठीक है, अब हम ये पूछें कि अगर ऑटिज्म जो है वो ठीक किया जा सकता है या ठीक करने के नाम पे लोग पागल बना रहे हैं? तो ऑटिज्म एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिजीज नहीं है, अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑटिज्म का ये ट्रीटमेंट है कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग डेवलप करेंगे। बहुत जगह में जेन्युइन है चीज़ जो कि लोग करते हैं, जैसे कि ABA थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हो गया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गया। क्योंकि आयुर्वेदिक, उन्ना, सिद्धि, ये तीनों को मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि WHO ने इसको ऐड किया है नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, 2025 से। बाकी बहुत सारे चीज़ मैं सुनता रहता हूँ, पेरेंटिंग टिप्स फॉर ऑटिज्म, सब्सक्राइब टू माय चैनल, $100 ए मंथ। $100 दे के ये भाई साहब पेरेंटिंग टिप्स देंगे जो जानते भी नहीं क्या है ऑटिज्म और उनका बच्चा है भी नहीं। कुछ सारे क्लिनिकल रिसर्च ट्रीटमेंट्स चलते हैं। अभी रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूँगा, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑटिज्म के लिए वो ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए इंडिया में, बट लोग करते हैं। रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट्स, जैसे कि मैं बोलता हूँ, उसमें क्या होता है? स्टेम सेल्स बोल देता हूँ सर क्लियरली, क्योंकि पेरेंट्स को ये प्लेटफॉर्म में हम अवेयर करेंगे। बिल्कुल। इंडिया गवर्नमेंट ने बताया कि ऑटिज्म में आपका स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आता है। ओके। स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट यही होता है सर, वो आपका सेल्स को यूज करके रीजनरेट करके, एक क्लोनिंग सिस्टम होता है, आपके अंदर इंजेक्ट करेंगे, फिर न्यूरॉन सेल्स को वो करता है, न्यूरॉन सेल्स को कॉपी करता है, क्लोन करता है,
फिर वहाँ पे वो बोलता है कि मैं डेवलप करूंगा ऑटिज्म बच्चे को, पर इसका फायदा नहीं। इस पे फायदा नहीं है एज पर दी गवर्नमेंट। दुनिया भर में बहुत सारे स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट जगह है। स्टेम सेल्स एफडीए ने अप्रूव किया है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे, कुछ जगह में रिसर्च चल रहा है। अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं स्टेम सेल्स उस बंदे को बोलूँगा जहाँ पे जिसका लाइफ पे आगे कोई होप नहीं। फॉर एग्जांपल सेरेब्रल पैल्सी, ये एक ऐसा कंडीशन है जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड है सर, फ्रॉम डे वन वो चल नहीं पाते हैं, वो पूरा बेड पे रहते हैं। ये शायद उनके लिए एक होप हो सकता है, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट हियर। मैं होप हो सकता है, शायद हो जाए, शायद नहीं वो हो सकता है। या फिर कोई आर्मी वेटरन जिसको गनशॉट है, नीचे से पूरा पैरालाइज्ड है, तो अगर वो लेंगे, वो अभी भी रिसर्च पे है, क्लिनिकल रिसर्च पे उसका चल रहा है, वो कुछ प्रूवन नहीं है, क्योंकि उनके पास आगे कोई होप नहीं सर, ही इज डिसेबल्ड, आगे कुछ नहीं होना। अब नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। इफ देयर इज समथिंग जो आपको लग रहा है आपका पैसा खर्चा होगा, वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, बहुत खर्चा होता है। इंडिया में तो 4-5 लाख के खर्चा। लेकिन पार्थ जी, मुझे तो ये पता है कि स्टेम सेल थेरेपी को इंडिया में परमिशन ही नहीं है। नहीं है सर, जो मैंने सुना। अभी research पे है। लेकिन इसके बाद भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनके स्टेम सेल्स को रखने के लिए एक धंधा है यहाँ पर, हाँ, प्रिजर्व करने के लिए। क्यों करवा रहे हैं लोग और क्यों हो रहा है ये मुझे फैशन बन गया है मुझे लग रहा है। हाँ, फैशन। जब उसका कोई यूज नहीं है जी, जब आप उसको ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो आप क्यों प्रिजर्व करवा रहे हो? और उसके अच्छे पैसे 30,000, 40,000, हॉस्पिटल्स के चोचले हैं मेरे हिसाब से। सिर्फ हॉस्पिटल्स ने अपना धंधा बना लिया और कुछ नहीं। जिसको गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही, उसको आप क्यों रख रहे हो? बट सर स्टेम सेल्स का आपका कैंसर में कुछ जगह में, बोन मैरो के लिए आप कहेंगे, बोन मैरो में होता है, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। और एक चीज मैं ये भी बोलता हूँ, मैंने देखा है स्टेम सेल्स पे अभी जो प्रिजर्वेशन आपने बताया, वो प्रिजर्व करते हैं। अगर मान लीजिए कई लोग आ रहे हैं कि उसको यूज करके प्रिजर्व इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा बेटा हुआ है, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, तो वो फैमिली ट्री में आता है। तो मेरे फादर को, अगर कोई मेरे फादर या ग्रैंडफादर को अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा क्रॉनिक डिजीज हो जाए जहाँ पे अगर स्टेम सेल्स को यूज करके उनका परसेंटेज ऑफ लाइफ थोड़ा बेटर कर पाए, तो इसीलिए यूज होता है। बट वैसे बैन नहीं लगा अभी, गवर्नमेंट ने तो बैन लगा दिया ऑटिज्म के ऊपर, नहीं कर सकते, फिर भी लोग करते हैं सर। और हाँ, मैं ये चीज़ बोल रहा था, सॉरी थोड़ा डाइवर्ट हो गया मैं। जो प्रिजर्व करते हैं वो तो लेके जाते हैं, बट जब मैंने एक फैमिली का देखा है, वो जो लेके आए बाद में यूज करने के लिए, वो कंटामिनेटेड था। ईयरली सर 30-40,000 वो भरते हैं, और जब लेके आए इट वाज कंटामिनेटेड, मतलब पूरा पैसा वेस्ट, डैमेज हो गए। हॉस्पिटल की, आप सही बोले सर, वो वर्ड वही है, वही चल रहा है। हाँ। अच्छा, जैसे हम कहते हैं, मेडिकल साइंस बोलता है कि बच्चे का दिमाग 90% तक डेवलप हो जाता है अंडर 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स, सॉरी। बिल्कुल। तो क्या उसके बाद भी ऑटिज्म होने की आशंका है आफ्टर 5 इयर्स, अगर डेवलप हो चुका है 90% ब्रेन? तो नहीं, आपको 2-3 इयर्स के अंदर मालूम चल जाए कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है। अच्छा, बड़ा चैलेंज ये होता है सर, 5 इयर्स, जो लोग बोलते हैं कि 5 इयर्स के बाद डायग्नोस हुआ है, रिस्पॉन्स, इसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? पेरेंट्स है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को बात किया हुआ है, वो बोलेंगे सर मेरा बेटा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कभी कभार वो बोल नहीं पाता है, वो कभी कभार समझ नहीं पाता है। तो अभी चीज़ क्या सर, मैं एज ए एक्सपर्ट मुझे मालूम है कि कंडीशन है, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी इश्यूज, वो टैबू के बच्चे को मेरा ऑटिज्म ना हो। क्योंकि 2-3 इयर्स पे आपको मालूम चल जाएगा। 5 साल के बाद अगर बच्चे को आप लगातार 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अगर मोबाइल दोगे, तो उसको तो ऑटिज्म होगा ही होगा। और लोग यही करते हैं, बच्चा जिद ना करे, बच्चा खा ले, बच्चा ये कर ले, बच्चा वो कर ले, और 6-6 घंटे अगर वो बच्चा गेम खेल रहा है तो उसको ऑटिज्म का खतरा तो रहेगा। जैसा बता रहे हैं, मैंने देखा है कि बच्चे 1-1, 1.5 साल के बच्चे खाना नहीं खाते, तो उनके सामने मोबाइल रख दिया, और वो मेलन जो भी क्या चलता रहता है, कोकोमेलन सर, वो बहुत बड़ा, मैं उसका अगेंस्ट, पेपा पिग और क्या चलता है, और वो बच्चे तब खाना खाते हैं। वो तो करना नहीं चाहिए। हाँ, 5 साल के बाद क्या होता है ना, बच्चा स्कूल जाता है सर, तो उसको जो टाइम वो रिड्यूस हो जाता है, बट जो 2-3 घंटा वो बैठते हैं वो लोग, वो कुछ नहीं सोचते हैं। तो इसके वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आजकल मेडियोकर हो गए हैं, उनको ज़्यादा आगे समझ नहीं पाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। स्कूल जितना गए, घर आया, बैठे लैपटॉप या फिर टैब में बैठे चले, मतलब रीजनिंग एबिलिटी कम हो जाती है इंसान की, वो एक है। अच्छा पार्थ जी, एलोपैथी में तो इसका इलाज है नहीं ऑटिज्म का, ये सब जानते हैं, और ये कोई छिपी। अब मुझे बताइए कि जो आप आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाते हैं, मेडिसिन कहूँगा या जो भी कहिए आप उसको,
आयुर्वेद कैसे काम करता है इस पर, ऑटिज्म पर? अच्छा, आयुर्वेदा एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि हर्बल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर वर्क करता है। मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कंपनी है। डिफरेंट थेरापीज भी है, पंचकर्मा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल मसाज जो है उस पे ऊपर मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर रिसर्च होता है आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स पे, और वो कितना डेवलप होता है ब्रेन के ऊपर, तो वो पैरामीटर्स मिला है वहाँ पे। तो उसके वजह, बट ये क्या है, आयुर्वेदा एक आपका भी 100% सक्सेसफुल किसी चीज़ के ऊपर नहीं है, बट आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा कर देगा। बहुत लोग बोलते हैं कि रिवर्सेबल है, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करता क्योंकि पेरेंट्स को गलत होप देना ही नहीं है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर सर कि हाँ, कोई बच्चे को अगर 15-20 डिलेड माइलस्टोन से, जैसे मैंने अब स्पेक्ट्रम बताया, स्पीच से लेके खाना से लेके, अगर वो 15-20 से अगर मैं 8 to 10 अचीव कर पाऊँ तो आई हैव सिग्निफिकेंटली अचीव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द, मतलब बच्चे के लिए। तो मेरा फोकस वही रहता है। तो आयुर्वेदा में बहुत सारे प्रूवन है, और इसको WHO ने इनिशियली इसको इंटीग्रेट नहीं किया। 2022 में जामनगर में WHO का इंस्टीट्यूट हुआ, उसने फिर रिसर्च किया, उसने पेपर्स देखा 2022 में। उसके बाद जाके 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेदा, उन्ना सिद्धि, इन तीनों को क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। कोई एक फॉरेन में अगर डॉक्टर ने डायग्नोज किया है बच्चे को ऑटिज्म है, वहाँ पे भी दिख सकता है कि ये ऑटिज्म डायग्नोसिस है, ये आयुर्वेदा के अंदर भी डायग्नोसिस हुआ है ऑटिज्म के अंदर। आयुर्वेदा में क्या क्या चीज़ है जो दे सकते हैं, अभी वो देखेंगे। उसका जो फोकस एरिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलते हैं। उनका जो 2025 से लेकर 2034 तक स्ट्रैटेजी यही है कि एक बच्चे को ऑटिज्म है तो उसको कैसे बेटर पेशेंट आउटकम्स कर पाए, कैसे बच्चा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो उसका, कैसे माइलस्टोन्स अचीव हो पाए, कैसे उसका जो ट्रॉमा, मेल्टडाउन्स, हाइपर एक्टिविटी वो रिड्यूस होके वो कंप्लीटली चला जाए, बात कर पाए बच्चा। वो फोकस है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया राइटली, एलोपैथी में कुछ है नहीं, अनलेस कोई ऑटिज्म बच्चे को सीजर्स होता है, मिर्की बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, एपिसोड्स होता है, वहाँ पे उसके लिए मेडिसिन है। उसके अलावा फ्रंट लाइन में बोलते हैं कि आप थेरेपी में जाओ। थेरेपी क्या होता है, एक्सटर्नल रीजनरेशन होता है। सेम चीज़ को अगेन एंड अगेन एंड अगेन इतना करेंगे तो आपका मसल मेमोरी उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए बन जाएगा। बट क्या आपका ब्रेन समझ पा रहा है? ब्रेन को समझने के लिए जैसे में वो फ्लो होता है ब्रेन फंक्शनैलिटी का, यहाँ से यहाँ यहाँ वो होना होता है। तो जो फ्लो कैरी ऑन करता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स, और न्यूरॉन सेल्स को ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो चाहिए हमेशा, जो कि हमारा प्रोडक्ट सुप्रा ब्रेन और वेगन होम्योपैथी करता है। अच्छा, क्योंकि और आयुर्वेदा भी एविडेंस बेस्ड है। तो पिछले 6 साल से इतना हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव डेटाज है, जैसे कि पेरेंट्स का टेस्टिमोनियल जो एविडेंस है ग्लोबली, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलता है। तो आयुर्वेदा फॉर श्योर, अभी तो मेडिकल बॉडी ने भी उसको इंटीग्रेट किया है, एंड आगे चल के आप देखेंगे वो नंबर रिड्यूस करेगा, जो कि आपने ऑटिज्म का नंबर बताया था स्टैटिस्टिक्स। ओके। आपने जो मेडिसिन बनाई है आयुर्वेद की, पहले तो एक बार ठीक से समझाइए कि क्या वो मेडिसिन हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उससे कितना लाइफ इम्प्रूवमेंट बच्चों में हुआ है, और कोई एक एविडेंस, सॉलिड एविडेंस, जिससे जो आपने कहा ना कि 15 to 16 से घटाकर आप 8 से 10 पे लेके आए हो, तो वो सॉलिड एविडेंस के साथ अगर आप कुछ बता पाए तो, दवा के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में और एविडेंस के बारे में। ठीक है। जो हमारा सुप्रा ब्रेन है उसका मैं इंग्रेडिएंट्स बोलता हूँ। अश्वगंधा, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है आपके ब्रेन इंप्रूवमेंट के लिए। ब्रह्मी, जो आपका कॉग्निटिव एनहांसमेंट, आपका मेमोरी, फोकस उस पे है। ज्योतिष्माटी शंखपुष्पी, जो कि नर्व सेल्स को रिलैक्स करता है और स्पीच इंप्रूवमेंट करता है। ये एवरी इंग्रेडिएंट का क्लिनिकल स्टडी ऑलरेडी है ब्रेन में डेवलप होने के लिए। तो इसका एक कॉम्बिनेशन हमारा है सुप्रा ब्रेन के अंदर। तो ये ऑलरेडी प्रूवन प्रोडक्ट है, उसको और प्रूफ करने के लिए हमारा करेंटली 2 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। एक ओनली, और ये क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं इंडिया का टॉप गवर्निंग हॉस्पिटल के साथ। नेम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी तक वो आउट नहीं हुआ है। तो वहाँ पे हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो वो हो गया सर पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो इम्प्रूवमेंट के बारे में आप पूछे थे, एक रिसेंट बहुत सारे वैसे टेस्टिमोनियल्स अगर पेरेंट्स को देखना, वो इंस्टाग्राम पे भी है, अगर कोई इंटरनेशनल पेरेंट्स देख रहे हैं वो टिकटॉक पे भी हमारा है। बट मैं आपको शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। एक इंडियन पेरेंट हांगकांग में है, 7 इयर्स बच्चा, तो 0 स्पीच,
स्पेशल स्कूल जाता है क्योंकि नॉर्मल स्कूल जा नहीं पाता है। पिछले 2 साल से उनके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं सर, उसको वहाँ पे बिठाने के लिए, उससे बात करवाने के लिए। वो डैडी मम्मी भी नहीं बोलता है। 7 साल का बच्चा। 7 इयर्स। तो बट टॉयलेट ट्रेनिंग उसका ठीक है, वो समझता है कि कैसे क्या करना है, और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है। उसके मम्मी ने शेयर किया मुझे वीडियो, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे है। मैंने बच्चे का ओनली फेस ब्लर किया है फॉर पेशेंट प्राइवेसी एक्ट। तो वो बच्चा, उसका जो थेरेपिस्ट है उसको बोल रहा है आई नीड वाटर। अच्छा, और ये बोला। 1.5 मंथ का मैं बोल रहा हूँ सर, मम्मी ने उसका शेयर किया है। तो उसके थेरेपिस्ट जो कि एक हांगकांग की लेडी है, तो उन्होंने उनसे बात की कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और बच्चा बैठ रहा है वहाँ पे, फोकस कर रहा है, वो जो उसको वो पूछ रही है पेपर्स पे ये क्या है वो क्या है, वो बोल रहा है चॉकलेट, आई नीड वाटर। ये सब चीज़ तक इम्प्रूवमेंट हम लोग किए हैं, ये एक स्पेसिफिक पेरेंट का। सेकंड, एक 9 इयर्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। ये इसका थोड़ा अलग होगा। ये बच्चा डैड मॉम वाटर फूड इतना तक बोलता था, बट टॉयलेट ट्रेनिंग डाइपर्स पहनता था। यूके के पेरेंट है, 9 इयर्स थोड़ा हेफ्टी, डाइपर्स नहीं मिलता है बच्चों का। तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, एडल्ट डाइपर्स एक्स्ट्रा स्मॉल का इसको पहनाते हैं। सो स्कूल से हमेशा उनको पेरेंट्स को कॉल आता है कि ये थोड़ा वायलेंट हो जाता है, बच्चे को पुश कर देता है, काट देता है, स्पेशल स्कूल पे भी। तो 2.5 मंथ्स, तो उनके मम्मी ने मुझे कॉल किया, बोला कि वो भी है टेस्टिमोनियल उधर सर। तो टीचर्स के साथ उनका एक रिपोर्ट्स होता है क्या है। तो उनके टीचर ने बोला कि विद 2 महीने में इसका इम्प्रूवमेंट्स बहुत अच्छा है। अब वो झगड़ा नहीं करता है बच्चों के साथ, ही हैज़ बिकम मोर इंटरैक्टिव, ज़्यादा बात कर रहा है, लोगों से ज़्यादा घुल मिल रहा है। तो ये पहले था नहीं, वो पूरा वायलेंट था। और सबसे बड़ा एडवांटेज उसके मम्मी ने मतलब कॉल करके रोया अपने साथ कि हम लोग अभी डायपर्स नहीं यूज़ कर रहे। अरे वाह। मेरा बेटा डायपर्स फ्री हो गया, और रात को भी बेड वेट नहीं करता है। बेड वेट एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है इस पे, बेड पे जो सुसु करता है या, तो वो नहीं करता, स्कूल पे भी नहीं पहनता है। तो ये बड़ा सक्सेस रेट हमारे लिए सर, क्योंकि उस पेरेंट्स को वो हैप्पी लेके आए, वो एक है। अभी रिसेंटली मैं कल इंस्टाग्राम में एक पेरेंट्स ने मतलब कोई एक हमारा एक अवार्ड विनिंग था, तो मैंने वो फोटो लगाया था कि बेस्ट ऑटिज्म हम अवार्ड मिला हमको। तो कोई एक पेरेंट पूछा कैन यू शो अस सम प्रूफ। तो और एक पेरेंट इसके ऊपर लिखे इंडियन का, आई हैव यूज्ड इट सिंस जनवरी। तो फिर मैंने उनको लिखा मैम बी एन इंस्पिरेशन टू अदर पेरेंट्स, आप अपने आप को एम्बेसडर करो कि थोड़ा दूसरे पेरेंट्स सुने। फिर वो लिखे अभी 1 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो बात कर रहा है और वो फोकस एंड कंसंट्रेशन कर रहा है ज़्यादा। तो ये चीज़ अगर 1.5-2 मंथ्स के अंदर हमको मिल रहा है, तो मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को आप 9 मंथ्स यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्रेन में क्विक फिक्स नहीं है। और मैं थोड़ा टेस्टिमोनी के अगेंस्ट में हूँ सर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। टेस्टिमोनी उस बच्चे के लिए वो रिजल्ट आया हुआ है, नॉट नेसेसरली कि किसी और पेरेंट के बच्चे के लिए वही आएगा, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम है। फिर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस क्या रहता है, एक बड़ा चैलेंज होता है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। वो हमेशा में हम लोगों का उस पर चैलेंजेस होता है। पेरेंट्स बोलते हैं उस बच्चे का वो बात कर रहा है, मेरा बच्चा बस अभी सो रहा है। ऑटिज्म में बड़ा चीज़ है, मैंने बताया नहीं सर, स्लीप बहुत बड़ा डिसऑर्डर, वो सोते नहीं बच्चे, स्लीप चैलेंजेस बहुत होते हैं, हाईली एनर्जेटिक। बिल्कुल। तो स्लीप चैलेंजेस बहुत होते हैं। तो ऐसा भी पेरेंट्स लिखा कि 15 डेज के अंदर मेरा बेटा स्लीपिंग लाइक ए बेबी। तो वो भी एक बड़ा एडवांटेज है हमको। तो मैं उनको वही बोलता हूँ, देखिए वो बच्चे के लिए वो रिजल्ट आया हुआ है, आपके लिए कुछ और आया होगा। सबका अलग अलग रिजल्ट अलग अलग आता है सर, सबकी बॉडी अलग है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसको लेना कैसे होता है जो दवा आप सर देते ये हैं? कैप्सूल्स पे आता है। अच्छा ठीक है। और बहुत सारे पेरेंट्स एक ही है ना, सुपर ब्रेन बताया आपने? सुप्रा ब्रेन, सुप्रा ब्रेन एक ही है? दो है सर, सुप्रा ब्रेन, एक वेगन ओमेगा 3। आपने उसके बारे में नहीं बताया? वो ओमेगा 3 नॉर्मली है सर, फ्लैक्स सीड्स का ओमेगा 3 वही है जो आपको हेल्प करता है आपका ब्रेन इंप्रूवमेंट। इसको कैसे लेना है अगर कोई अगर दोनों का कैप्सूल्स है सर। ओके। तो पहले मैं बताऊंगा ये कैप्सूल्स कैसे लेना होता है, फिर मैं बताऊंगा क्यों हम लोग कैप्सूल्स पे स्टिक कर रहे हैं। ठीक है। कैप्सूल्स को बच्चे को ओपन करना, जस्ट पेरेंट्स को पानी के साथ 15-20 मिलीलीटर पानी के साथ मिला के सिप करवा देना है, वो सिरप में कन्वर्ट हो जाएगा। द रीजन क्यों हम लोग कैप्सूल पे बनाए, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि आप
सिरप ही बना दो। बना लीजिए गमीज लिक्विड या बना सिरप बना हाँ। लीजिए। सिरप और गमीज में क्या हो, एक चीज कॉमन होता है, टेस्टर, जो कि शुगर फ्री, इधर शुगर फ्री हो गया, स्टीविया हो गया, स्वीटनर हो गया, ये 3 चीज कहीं ना कहीं बच्चों को हाई एनर्जी देगा, जो हाइपर एक्टिविटी करेगा। ये बच्चे इन ऑटिज्म, उनका हाइपर एक्टिविटी रहता ही रहता है, तो इंस्टेड ऑफ आप उनको हेल्प करने की वजह से आप उनका बढ़ा रहे हैं। आप और ऐसी चीज दे रहे हैं जो उनको नुकसान जी, कर रही है। तो वो मैं करता नहीं। बहुत सारे मार्केट में लोग बेचते हैं, गमीज ले लो, ये ले लो, हाँ। सप्लीमेंट्स ये बेस्ट है, बट वो करना नहीं चाहिए। पेरेंट्स नीड्स टू बी मोर एजुकेटेड एंड अवेयर, थोड़ा अवेयर होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करूंगा सर, जो हम लोग देखे हैं पेरेंट्स के साथ, वेब पॉपिंग। एक पेरेंट के बच्चे को अगर ऑटिज्म है मान लीजिए, तो वो चाहता है एंड ऑफ द डे मेरा बच्चा ठीक हो जाए कैसे भी करके। आज उसने मेरा वीडियो देखा है, हमारा पॉडकास्ट देखा, उसको अच्छा लगा, वो जाके खरीद लिया। कल वो किसी और का जाके देखेगा, वहां अच्छा से लगा, वो भी खरीद लिया। ओह। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग बेटर, वो उनको ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं बच्चे को। बच्चे कभी ठीक नहीं होंगे वैसे। वो गिनी पिग बना के आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट सर। कर रहे हो उस बच्चे को। अभी हम लोग क्लियरली बोले हैं, अगर डॉक्टर ने, आपके न्यूरोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन या फिर आपके डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन ने प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है यू हैव टू यूज दिस मेडिसिन, उसके साथ आप सुप्राबेन ओमेगा 3 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स क्या है, खुद डॉक्टर बने हुए हैं, चैट जीपीटी और गूगल की डॉक्टर। वजह से हाँ। जी, वो बोलेंगे मैं अपने बच्चे को विटामिन देता हूँ, क्यों देना है, वो मल्टीबोर्ड विटामिन डेफिशिएंट है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि वो लेगा तो अच्छा करेगा, उसको तो चाहिए ही नहीं, तो उसके साथ आप 2 चीज और दे रहे हैं, तो उसके वजह से फिर आपका आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिकली बच्चे। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। तो वो एक क्वेश्चन आपने पूछा था ना, लोग फायदा ले रहे हैं क्या? हाँ। ये सब चीज में फायदा होता है, लोग लेते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पे बहुत सारे जैकेट्स मिलते हैं, यूज दिस जैकेट एंड मेक योर चाइल्ड ऑटिज्म फ्री। जैकेट से? हाँ, जैकेट से। मेरा एक दोस्त है कनाडा में, वो बोला था कि आई सॉ एन ऑटिज्म ब्लैंकेट। मैं वही सोच रहा हूँ कि ऑटिज्म ब्लैंकेट क्या होता है? ब्लैंकेट तो ब्लैंकेट है, नहीं इसको पहनेगा तो बच्चे का न्यूरॉन सेल्स रिलैक्स होगा। मतलब कौन से लेवल में स्कैम चल रहा है पेरेंट्स के साथ, वो चल रहा है सर। अगर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये तो पागल बनाने वाली बात है डायरेक्टली। डायरेक्टली सर, और लोग खरीदते हैं क्योंकि उनका दिमाग पे एक चीज चलता है, मेरा बेटा ठीक हो जाए। उनका तो डर बेच रहे हैं ना, वो डरे हुए हैं वो। डर, तो fear डर, marketing फेयर बोलते हैं, मार्केटिंग है, वही चल रहा है सर। तो डर की वजह से लगता है कि शायद ये भी कर लूं तो सही हो जाए, ये भी कर लूं तो सही हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत बुरे तरह की चीजें फैली हुई हैं बाजार में। 100% सर, उसको करना नहीं चाहिए, पेरेंट्स का एडवांटेज लेना नहीं चाहिए। मैं पेरेंट्स जब मुझे बात करते हैं, मैं बोलते हैं कि आप मुझे टेस्टिमोनी, अभी रिसेंटली आते वक्त मुझे कोई एक सिंगापुरियन पेरेंट, कैन यू शेयर मी सम टेस्टिमोनी? सॉरी, आई डू नॉट शेयर एनी टेस्टिमोनी, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ इट। मैं टेस्टिमोनी शेयर नहीं करूंगा। देन हाउ कैन आई बाय? इट्स अपॉन It's योर your विजडम call. टू बाय और नॉट। हाँ। आई एम, मैं इधर हूं आपको हेल्प करने के लिए कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हेल्प करेगा आपके बेटे को। खरीदना है नहीं खरीदना, वो आपके विजडम के ऊपर है, आपके थिंकिंग के हर ऊपर है। इंसान अलग होता है ना, बिल्कुल ये सर। 5 उंगलियां जब अलग है तो फिर तो इंसान तो बहुत अलग हो गया। तो बिल्कुल, बच्चे भी अलग अलग होते हैं ना, एग्जैक्टली एक बच्चे में कुछ ठीक होगा, एक बच्चे में कुछ ठीक होगा। ये तो ये पेरेंट्स तो- को समझना चाहिए। सर। ये सॉरी टू इंटरप्ट, एग्जैक्टली। तो ये क्या होता है, आपने सही बोला। ट्विंस, एक 4 साल का ट्विंस, बहुत सारे ट्विंस पे हम लोग देखे हैं ये। तो 5 इयर्स, एक लड़का एक लड़की, बेटा मतलब बॉय एंड गर्ल। बॉय के अंदर स्पीच आ गया, गर्ल के अंदर स्पीच नहीं नहीं आया। आया। सुप्राबेन ओमेगा 3 यूज कर रहे हैं, उसके पेरेंट मुझे कॉल कर, सर मेरे बेटा, माय सन कैन स्पीक, माय गर्ल, मैं बेटी बात नहीं कर पा रही है, बट उसको हम लोग वो कंसंट्रेशन कर रही है, वो एक्टिविटी में अच्छा है, ये थोड़ा लेट चल रहा है। अरे आप देखो ना, दोनों को रिजल्ट आया हुआ है, स्लोली आप यूज करो। वही सर मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी बहुत बड़ा बहुत challenge बड़ा है। चैलेंज। तो मैं इनको वही बोलता हूँ, अगर आप 1-2 महीने के लिए ट्रायल कर रहे हो, प्लीज डू नॉट यूज माय प्रोडक्ट। आपको पूरा यूज करना है 9 मंथ्स, ब्रेन को रीजनरेशन टाइम देना है। 6 to 7 मंथ्स लगता है एक ब्रेन को। और ये भी जो 9 मंथ्स में बोल रहा हूँ, समवेयर बिटवीन 18 मंथ्स ओल्ड, 18 महीने बच्चे से लेके 8-9 ईयर्स, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यूथ, यंग यूथ, टीनेजर, एडल्ट, उनको और टाइम लगेगा अच्छा। ब्रेन के ऊपर काम करने के लिए। तो ये डेली एक बार देना है ना बस। मॉर्निंग, हाँ, ये डिपेंड करता है। अगर 18 मंथ से 2 ईयर 11 मंथ से, तो एक कैप्सूल सुप्राब्रेन, एक कैप्सूल ओमेगा 3। एनीवन, मतलब जो 3 साल के ऊपर है उनको दो सुप्राब्रेन, 1 इन द मॉर्निंग फॉलोड बाय 1 इन द नाइट। हाँ अच्छा, ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, जी सर, ये तो ऑटिज्म के लोग हैं, लेकिन ये काम तो करते हैं दिमाग पर, न्यूरॉन्स में पर काम करते हैं, ब्रेन में काम करते हैं। तो क्या इनको कोई हेल्दी इंसान भी एज ए सप्लीमेंट ले सकता है, जैसा आप कह रहे हैं? प्रिवेंटिव ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी लेता हूँ सुप्राब्रेन वेगन ओमेगा 3 टू कीप माई सेल्फ रिलैक्सड, टू मेक माई सेल्फ मोर फोकस्ड।
ये ब्रेन रिलेटेड प्रोडक्ट है। ऑटिज्म हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऑटिज्म का इसको यूज़ करते हैं। जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये डिमेंशिया अल्जाइमर पे यूज़ होता है, अच्छा रिजल्ट्स आते हैं, फिर एवरीवन बॉयज डाउन, नहीं उनको तो एज हो गया है, उनका एज ओल्ड है, एज ओल्ड पे ऐसे भूलने लगता है, ये कॉमन है। तो कोई वहाँ पे अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते उनके पेरेंट्स को, ओल्ड एज पेरेंट्स को, वर्सेस बच्चे का ज़्यादा लेते हैं। तो सुप्रा ब्रेन ओमेगा 3 बहुत पेरेंट्स यूज़ करते हैं ऑटिज्म में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिमेंशिया अल्जाइमर पे डॉक्टर्स के राउट होता है, मैं डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं उनको और वो लोग लेते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस होते हैं सर। इन शॉर्ट ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो कम्युनिकेशंस चैनल मैंने आपको बताया ब्रेन का, तो वो ब्रेकेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑटिज्म बच्चा, आप उसको बोलेंगे कि बेटा तू उस रूम पे जाके एक पेपर लेके आ, एक मैंगो ड्रॉ कर, वो समझेगा नहीं, वो बस आपको देखेगा। इनिशियली पेरेंट्स को लगेगा ये शायद सुन नहीं पा रहे मुझे, ये ऐसे क्यों देख रहा है बड़े बड़े आँख करके, और वो आप इसको रिपीट करते जा रहे हो, बेटा ये कर, बेटा ये कर। फिर पेरेंट्स इसको ENT के पास लेके जाते हैं, ईयर डॉक्टर के पास, वहाँ पे डायग्नोज होता है बच्चा सही है। फिर उनको मालूम नहीं चलता है, फिर वो थेरेपी पे लेके जाते हैं, उनको एक पर्टिकुलर चीज़ों पे बनाते हैं, उसके आगे उसको नहीं आता है। तो ये इसलिए होता है, जो न्यूरॉन सेल्स जो आपका कैरियर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं, उनका ब्रेकेज हो जाता है बीच में, क्योंकि वो इनफ ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो उनको नहीं मिलता है, या फिर दैट नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल्स आर नॉट प्रेजेंट एक पर्टिकुलर एरिया में। जो सुप्रा ब्रेन वेगन ओमेगा 3 इसका फंक्शनलिटी यही है कि ये ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो को इम्प्रूव करता है न्यूरॉन सेल्स की वजह से। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट नहीं करता, ये पूरा रूट कॉज के ऊपर काम करता है। तो फ्लो ऑफ न्यूरॉन सेल्स जैसे फ्लो होता है, तो बच्चे का रिजल्ट्स आते लगते हैं, बच्चे थोड़ा फोकस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। पहला चीज़ तो हम लोग देखते हैं विद इन 2 मंथ्स, 3 to 5 वीक्स में बोलता हूँ, नोटिसेबल रिजल्ट्स, स्पीच, फोकस, कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग और हाइपर एक्टिविटी रिडक्शन कंप्लीटली टू 0। ये सब एविडेंस बेस्ड है। और एक चीज़ मैं भूल गया, एक अच्छा मैं आपको मतलब शेयर करूंगा, टेस्टिमोनी भी ध्यान आया मुझे। हम लोग टिकटॉक, ग्लोबली हम लोग हैं सर, तो टिकटॉक प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ग्लोबल ऑडियंस। तो वहाँ पे मैं बात कर रहा था लाइव में, एक पेरेंट्स ने लिखा टेस्टिमोनी, आई एम सो ग्रेटफुल to use this product. My son, who has used only one food for past 2 years, पिछले 2 साल से एक ही फूड वो जो खाता था, that has discontinued, वो चला गया है। अभी he is exploring different kinds of food after using Supra Brain Omega 3। अरे वाह, ये मतलब ऐसा एक, क्योंकि एक पेरेंट अभी उनके साथ मेरा वो खरीदे हैं हमसे, इटली से, इंडियन है वो, इटली से, जी सर, बट इंडियन पेरेंट है। तो आप अगर वो बच्चा क्या खाता है, मैं बोलता हूँ बच्चा 6 इयर्स का है, वो सुबह उसको जो नैन प्रो देते हैं ना मिल्क, बच्चे 2-3 इयर्स वही खाता है, दिन भर कुछ नहीं खाता। जब रात को सो जाता है, उसके मम्मी और पापा मिक्स करके उसको खिलाते हैं। वो उनके मम्मी रो के मुझे बोली मैं घर नहीं आना चाहता हूँ, मुझे लोग ताना मारते हैं, ए तेरा बच्चा तो ये हो गया, जो पीटी एम्पैथी फील करते हैं सर। तो वो मैंने उनको ये शेयर किया है, मतलब सर देखिए, आई डू नॉट वांट टू गिव यू हाई एक्सपेक्टेशंस, बट ये एक पेरेंट्स का है, आपको मैं शेयर करता हूँ, आप इस पे मोटिवेटेड रहे, इसको कंटिन्यू करें। सो अभी 4-5 डेज हुआ है, आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस, मैं खुद से भी भगवान से प्रे करता हूँ कि उनका बच्चे का आ जाए, क्योंकि जो कंडीशन पे वो बच्चा है, वो कुछ नहीं खाता, आप कुछ भी देंगे वो थूक देगा या वोमिट कर देगा। अच्छा, न्यूरॉन्स के बारे में आप बात करते हैं पार्थ जी, जी, कहते हैं न्यूरॉन्स अगर एक बार डेड हो गए, खत्म हो गए, तो दोबारा नहीं बनते हैं। हाँ, दोबारा नहीं बनते हैं सर, क्योंकि हमने पास बनाने के लिए सिस्टम कुछ है नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो को इम्प्रूव नहीं करते उस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, इसलिए तो स्टेम सेल्स ने बनाया हुआ है बहुत लोगों को, क्योंकि न्यूरॉन स्टेम सेल्स में क्या होता है सर, वो बोलते हैं कि न्यू न्यूरॉन सेल्स वहाँ पे क्लोन होगा। अच्छा, हाँ, तो ब्लड फ्लो ऑक्सीजन, इसलिए आयुर्वेदा में ऑलरेडी प्रूवन है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे, जो कि अश्वगंधा इम्यून सिस्टम आपका बढ़ाता है, ब्लड फ्लो मतलब इम्यून ब्लड नहीं करेगा सर, मतलब इन लेमन कंसेप्ट पे है, बट वो आपके बोन मैरो को ट्रिगर करेगा, जिसके वजह से आप इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होगा कि ब्लड फ्लो ऑक्सीजन फ्लो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हिट करेंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन तक। तो बट आपका वो बात सही है, एक बार अगर न्यूरॉन सेल्स, स्ट्रोक में वही होता है एक साइड किसी का, बट स्ट्रोक का भी एक टेस्टिमोनी है, अगर आप बताएंगे मैं बोलूंगा पेरेंट का। जी, तो वो उनके मम्मी का 65 इयर्स था, तो स्ट्रोक हुआ उनको। अब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से लेके आए, कुछ नहीं हो रहा है, हाथ पैर पूरा पैरालाइज्ड है। सुप्रा ब्रेन ओमेगा 3 उस पर हेल्प नहीं करेगा,
बहुत लोग पूछते हैं मुझे क्या ये हेल्प करेगा मेरे चलने के लिए, मोबिलिटी में? नहीं, कोऑर्डिनेशन पे हेल्प कर सकता है, उस पे तो आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। तो स्पीच वो ब्लर हो जाता है उनका, क्योंकि उस अफेक्ट होता है। तो अब क्या हुआ, उसने 3 महीने यूज़ किया सर। मैंने उनको मोटिवेट बहुत किया, इनिशियली मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि मैं जानता हूँ उस पर रिजल्ट आएगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। 1 महीने 2 महीने यूज़ कर दिया फिर ख़त्म, अब नहीं होगा, उस पर कुछ नहीं होगा आपको। तो 3 महीने के बाद उसने मुझे बोला कि अभी हर स्पीच इज़ गेटिंग मोर क्लियरर, और जो मेमोरी वो भूल गए थे पूरा, तो अभी वो स्लोली वो बात कर रहे हैं। सेम गोज विथ सर, मैं बताते जाऊँ तो मेरे वो टेस्टिमोनी दिमाग पे आते जा रहे। और एक मेरे पेरेंट नहीं, एक डॉक्टर है बैंगलोर का, उनके आंट को डिमेंशिया है, वो हमसे लेते हैं। अच्छा। तो वो मुझसे खरीद के लेते हैं, बोलते हैं कि मैं तेरा ये यहाँ पे मैं तेरा कस्टमर हूँ, क्योंकि मैं अपने आंट के लेता हूँ। और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके आंट वो सर भूल गई थी, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिटोरिएट हो रहा था। वो रूम पे बैठती थी, कुछ बाहर नहीं आती थी, किसी को ऐसे देखना बात नहीं करना। उस स्टेज पे लेके डाइनिंग टेबल के पास बैठ के अपने बच्चों के साथ खाना, डिस्कस करना, बाहर जाना, अच्छा, इस लेवल पे आ गए, इस लेवल पे आया। इम्प्रूवमेंट, इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वो मुझे पुश कर रहे हैं कि तू, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा हुआ है, तू क्यों नहीं पुश करता? मतलब मैम आप डॉक्टर हो, आप समझते हो, आप खरीद लोगे। बाकी पेरेंट्स के पास मैं जब लोगों के पास लेके जाऊंगा, वो मुझे बोलेंगे नहीं उनको तो एज हो गया, क्यों पैसा बर्बाद करना उनके पीछे, वो भगवान का डेस्टिनी है। मतलब सर आपके पास सॉल्यूशन है, बट यू आर नॉट, नहीं करते लोग। सही, आप, मैं सही बता। अच्छा पार्थ जी, मुझे ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो इससे जो इम्प्रूवमेंट का परसेंटेज है वो कितना हो सकता है, कि अगर एक रफली में बात करूं? हाँ सर, सक्सेस पे तो डिटरमाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी जैसे मेरा पेट दर्द हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया मुझे, और एक प्री प्रोबायोटिक्स मिलता है ड्रिंक, वो मैं पी लेता हूँ, विदिन 2-3 मंथ्स मेरा, विदिन 2-3 आवर्स मेरा ठीक हो जाता है। तो आउट ऑफ 100 अगर ऐसा पर्टिकुलर चीज़ों पे लोग पीते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा हाँ 100 लोगों से 70 लोगों का 70% बहुत बड़ा नंबर है। बट यहाँ पे आप किसको डिटरमाइन करोगे? हर बच्चे का अलग ही स्पेक्ट्रम चलता है। एक बच्चे का स्पीच नहीं होता है, दूसरे का एक स्पीच बोलता है, एक्सप्रेसिव नहीं कर पाता है, तीसरे का क्या है, टॉयलेट एटिकेट्स नहीं है, चौथे का बोलेगा कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, एक पर्टिकुलर टाइप का, सब अलग अलग सिम्टम्स है, सब अलग, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम में डाल दिया सर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो हमारा इनफैक्ट ये एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, मैं कुछ रिपोर्ट्स कुछ महीने पहले पढ़ा था कि WHO और CDC क्या सजेस्ट करता है, क्योंकि 2 बड़े मेडिकल बॉडीज हैं। WHO बोल रहा है कि वो लोग भी बोल रहे हैं कि सक्सेस फैक्टर वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑन एनी थेरेपीज, मतलब जो कि आपके ABA थेरेपी हो गया, बिहेवियरल थेरेपी हो गया, स्पीच थेरेपी, क्योंकि हर बच्चा अलग है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी ये लास्ट ईयर से चला है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट करना है। पिछले 6 साल से 2020 से हर पेरेंट को मैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक बोलता जा रहा हूँ, हम बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे, आप सक्सेस पेन देखो, बच्चे कैसा डेवलप करे, कितना ये वो चीज़ हम लोग बोलते जा रहे हैं। सो इन शॉर्ट, जस्ट टू आंसर यू सर, क्या होता है, डिटरमाइनिंग अ सक्सेस फैक्टर इज डिफिकल्ट, बट जैसे कि मैंने बताया अगर 9 महीने यूज करते हैं मिनिमम, तो आउट ऑफ 15 to 20 delayed milestone, 8 to 10 milestones वो अचीव करते हैं। और एक टेस्टिमनी फिर से शेयर करूंगा, एक ये नाइजीरियन पैर, नाइजीरिया में हमारा ऑफिस है, ये 4 साल का बच्चा है, वेरी यंग, कि जितना जल्दी उतना अच्छा। ये 4 साल का कंप्लीटली म्यूट था, मैंने से म्यूट, जीरो स्पीच, और बच्चा क्लास पे नहीं बैठता था। आफ्टर 7 months उसके मम्मी वीडियो भेजा हमको, I am so sad and angry about you guys, ये humorous वीडियो है सर, this boy has become a parrot, वो इतना बात करता है उसको रोक नहीं पाते, और उसको बेस्ट बिहेव्ड अवार्ड मिला है स्कूल में, उसका वीडियो शेयर किए। मतलब वो थोड़ा अलग पेरेंट है, आई रियली लाइक दोज पेरेंट्स, क्योंकि वो सोचते नहीं मेरा बेटा का फेस आ जाएगा, ये नहीं, आप शेयर करो सर, ये दिस इज एन इंस्पिरेशन टू अदर पेरेंट्स। 7 महीने में इतना बदलाव? 7 महीने की सर, छोटा बच्चा है 4 years का, तो वो डेवलपमेंट तक हम लेके आए हैं। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे आपके सुपरा ब्रेन के बारे में तो बहुत सारी बातचीत, बेस्ट थेरेपी क्या है ऑटिज्म? सर थेरेपी जिसमें कितने भी, कोई भी हो, जैसे जितनी चीजें आप बता रहे हैं कि ऑटिज्म के अलग अलग रूप होते हैं, तो उसमें बेस्ट थेरेपी जिससे सारी चीजें तकरीबन ठीक हो जाए या ठीक होने के कगार पे आए? सर थेरेपी मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, 2 चीज होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल,
हैंडशेक होना ज़रूरी है। थेरापीज क्या है, एक्सटर्नल है। अब जैसे दो मेडिकल बॉडीज़ को पकड़ते हैं, WHO ने क्या बोला है कि मुझे दो चीज़ चाहिए, थेरापी भी चाहिए और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन चाहिए, दोनों को इंटीग्रेट करूंगा मैं, क्योंकि मेरा फाइंडिंग्स ये बोलता है कि थेरापी मुझे सक्सेस नहीं देता है। CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये अभी भी बोलता है माय फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज थेरापी व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म। थेरापी में हेल्प होता है सर, फॉर श्योर हेल्प होता है। तो थेरापी में आपके पास रह गया बिहेवियरल थेरापी, ये उस बच्चे को लेना चाहिए जो कि बहुत वायलेंट होता है, मेल्टडाउन ज़्यादा होता है और कान हमेशा बंद करता है, या फिर कुछ कलर्स देख के डर जाता है, टेक्सचर्स को देख के डर जाता है। मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं आमने सामने, वहाँ पे स्क्रीम करता है, उनको ये सब चीज़ लेना है। स्पीच थेरापी तो कॉमन है, ये तो आप लेना ही लेना है बच्चों को। तो स्पीच थेरापी एक है, आपका बिहेवियरल थेरापी है, बहुत सारे अभी LLT थेरापी है, लो लेवल लेज़र थेरापी। शायद अब अभी थोड़ा इसको LLT में क्या होता है, एक छोटा सा लेज़र लाइट आपके ब्रेन के अंदर जाएगा, तो वो बोलेंगे कि वो आपका न्यूरॉन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। आपने शायद, मुझे मालूम नहीं, आपने शायद देखा होगा क्यूरा पॉड का बहुत एड्स चलता है, वो लगा दिया हाथ में तो पेन रिलीफ हो गया। वो सेम LLT थेरेपी है जी। तो उससे कुछ होता है, मतलब कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये इसका, लेकिन FDA का अप्रूवल है लो लेजर थेरेपी का। अगर वहां पे इन लोगों का अप्रूवल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया होगा। बट ये दीज आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब सेंसरी इंटीग्रेशंस भी बहुत सारे डिफरेंट। अब मैं देख रहा था इंडोनेशिया में कुछ एक हॉर्स थेरापी है। अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आया सर ये कैसे काम करता है। बच्चे को लेके हॉर्स पे बिठाते हैं, हॉर्स के फर नहीं बोलते, उसके बॉडी को ऐसे टैप करते हैं, इन्हें भी वो टेक्सचर को ये करते हैं, फील करवाते हैं। तो उसका जो डॉक्टर है वही बोलता है कि मैं बहुत सारे बच्चे मेरे इस पे हेल्प हुआ है। तो मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में, मैंने उस पर एक्सपर्टीज नहीं किया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे पेरेंट्स हैं जी सर। तो वो क्या सावधानियां बरतें, क्या सिम्टम्स को नोट करें ताकि उनको अर्ली डिटेक्शन हो जाए कि बच्चे को प्रॉब्लम है कुछ। जी, इसका 2 वेज पे हम लोग देखेंगे सर। क्योंकि फर्स्ट वे में अब आप मुझे पूछेंगे, मैं उसका आंसर बता दूंगा, बट बहुत सारे पेरेंट्स जजमेंटल हो जाएंगे। तो इस जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि जजमेंटल अगर हो जाएंगे तो फिर वो खुद ब खुद अपने आप को मैनिफेस्ट करते रहेंगे, मेरा बेटा ठीक है नहीं है, वो अलग चीज़ है। बट इन शॉर्ट, जैसे कि आपको बताया कि 2 to 3 इयर्स में क्या होता है, स्पीच बहुत बड़ा फैक्टर्स है देखने के लिए कि बच्चा क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को देखेंगे ऐसे ऐसे होते हैं सर, कंटिन्यूस रॉकिंग होते हैं, वो एक ऑटिज्म का कैटेगराइजेशन में आता है। बहुत सारे ऐसे राउंड घूमते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्लैप करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, टिप टोज करते हैं, जैसे पैर को ऊपर करके चल रहे हैं, एड़ियां ऊपर रहती हैं। हाँ बिल्कुल सर। ये सब कुछ फैक्टर्स होता है ऑटिज्म को पहचानने के लिए। आई कंटेक्ट बड़ा चीज़ है, नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब डे केयर में बैठा जा रहा है, वो अपना आप बैठा है, बाकी बच्चे बैठे हैं। सोशल विड्रॉल, लोगों को देख के छुप जाना अंदर, मतलब जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जाना है। रिलीजियस प्लेसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मॉब ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना, क्राउडेड एरिया में नहीं जाना। शॉर्ट, तो क्राउडेड एरिया पे नहीं जाता है, वहाँ पे वो सब पेरेंट्स को थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब अगर ये कोई भी सिम्टम है जो पार्थ जी बता रहे हैं, अगर आपको अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसे कोई सिम्टम है तो आप सावधान हो जाएं, आप बच्चे को ऑब्जर्व करें और किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि अर्ली डिटेक्शन से इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बेहतर होता है। ये कहना क्या मतलब, अजीब थोड़ा अलग सवाल है, ऑटिज्म को मैं बांट रहा हूँ, लड़का और लड़की में ऑटिज्म के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं? इनिशियली हम लोग सोचे थे कि अलग अलग तो सिम्टम्स नहीं होंगे सर, स्पेक्ट्रम एक ही है, वो एक ही टाइप का ब्रेन फंक्शन करता है रेस्पेक्टिव। मतलब अभिषेक का सवाल ये कि क्या रेशो लड़कों का ज्यादा है, लड़कियों का कम है ऑटिज्म होने का? प्रोबेबिलिटी किसको ज्यादा है दोनों में से? बिफोर 5 इयर्स ये था 4:1, 4 लड़के अगर ऑटिज्म में, एक लड़की ऑटिस्टिक है। पिछले 2 साल से वो इतना हो गया सर, 4:3। अच्छा, मतलब अब डिफरेंस कुछ है नहीं, तकरीबन बराबर हो गए। अभी रिसर्च ये बोल रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से वो नहीं आ रहा है। और एक भी बहुत टैबू बोलते हैं इसको, इंडिया में भी यूज़ होता है, बाहर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे को ऑटिज्म है, स्लोली आप देखेंगे वो बच्चे बाहर नहीं आता है, उसको सोसाइटी से खुद विड्रॉल करते हैं, उसको टैबू बना के घर पे रख देते हैं।
तो आपको मालूम भी नहीं चलता कि क्या है नहीं। वो सब चीज़ों को छोड़ के आगे आना पड़ेगा। अभी साइंस इतना डेवलप हुआ है, अभी सोसाइटी ने सर ऑटिज्म एक टैबू बना है। सोसाइटी सोच रहा है ऑटिज्म मतलब इसका ज़िंदगी खराब। नहीं, आपने देखा होगा बहुत ऑटिज्म बहुत ऊपर चलते हैं इन द सेंस दे हैव डेवलप्ड क्वाइट नहीं सिग्निफिकेंट। मैंने देखा है, मैंने बात की अभी एक इंग्लिश चैनल एक लड़की ने पार किया, वो ऑटिस्टिक है वो लड़की, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स करते हैं और इतना फोकस्ड हैं कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं उसमें। इलोन मस्क एस्पर्जर सिंड्रोम है इसको, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं ऑटिज्म को अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है। आपने स्टैटिस्टिक्स बताया था सर, मैं एक छोटा सा CDC का स्टैटिस्टिक्स बोलता हूँ। 1 in 42 था यूएस पे सम 3-4 years बैक। अगस्त 2025 में वो 1 in 31 हो गया एंड 1 in 12 चिल्ड्रन हो गया। ऐसा कंडीशन में ऑटिज्म है, क्योंकि वो ज़्यादा डायग्नोसिस हुआ है। ऑफ कोर्स इंडिया में डायग्नोसिस का कुछ है ही नहीं है, वो बहुत सारे रिपोर्टिंग्स नहीं है किसको है टियर किसको। 1 पे हो तो अलग बात है, टियर 2 टियर 3 पे तो करते भी नहीं, बोलते नहीं वो ठीक हो जाएगा। अरे अभी बात नहीं कर रहे, उसके पापा ने 4 साल में बात किया था वही कर लेंगे। एग्जैक्टली यही लाइन बोलते हैं। मैंने सुना है सर, मेरे एक्सपीरियंस 5 साल के बाद मेरे बच्चे ने 5 साल के बाद बोला, मेरे बच्चे ने 4 साल के बाद बोला, 4 साल के बाद चला, तो उन लोगों को लगता है कि नॉर्मल है ये नॉर्मल है, बट वो अलग है। कोई 4 साल 5 साल के बाद क्यों बात करेगा जो कि 2 साल में करना है, तो वो आगे चल के फ्यूचर में वो चैलेंजेस होता है। लेकिन पार्थ जी मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि हम कई बार अभी चर्चा भी कर चुके, अनफॉर्चुनेटली जिनके पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म है उनके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक रहता है झेलना, क्योंकि बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, बाहर ले जाते हैं, वो कई बार अपने आप को एम्बेरस फील करते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम। हाँ, तो वो कैसे हैंडल करें, ऐसे बच्चों को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें, उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या टिप्स हो सकते हैं? एक बार उनको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे को ऑटिज्म है, और वो क्यों, उनको पहले समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। मान लीजिए सर यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, हम तीनों वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत जोर से गाना बजा, तो फिर हम देख रहे हैं वहाँ पे चलो ठीक है कुछ फंक्शन है, वो समझ गए, तो हमको वो हर्ट नहीं करेगा, दिमाग ने समझा दिया कि चल रहा है साइड में। हाँ, बट उनको वो ट्रिगर करता है साउंड, वो उनको फिजिकली जैसे पेन हम लोगों को दर्द हो गया, वो उनको वैसा टाइप का पेन होता है, उनको इरिटेशन होता है, परेशान तो करता वो है। हाँ वो कान बंद कर देते हैं कुछ बच्चे उसको संभालने के लिए। तो ऑल ऑफ ए सडन अगर 10-15 फैमिलीज खड़े हैं एक साथ, वैसे कान बंद करके ऐसे होता है, तो वो सोसाइटी परसीव करता है इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बट वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसे बहुत जगह में वो ऐसे स्ट्रीमिंग घूमते रहेंगे, तो वो अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे। कुछ गलत नहीं है उस पर, वो ऑटिज्म एक डिजीज नहीं जो कुछ गलत, बट पेरेंट्स सोसाइटी के एम्बैरेसमेंट डर के वजह से वो उनको फील होता है। तो अभी उनको क्या, एक तो उनको एक्सेप्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ सर बिफोर यूजिंग कुछ, उनको अगर ये कंडीशन है उन्होंने कुछ यूज नहीं किया है, वो कैसे उनको हेल्प कर पा रहा है। उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑटिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है नहीं, इट्स न्यू नॉर्मल। एक ओशन ऑफ चिल्ड्रन है जो कि ऑटिस्टिक है, जो नंबर्स बता रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना है, आपको आपके बच्चे के ऊपर फोकस करना है, आपको ना कि सोसाइटी के ऊपर फोकस करना है। जो इटली के पेरेंट है वो घर नहीं आते क्योंकि उनको ताना मारते हैं, तो मैंने उनको इतना समझा आपको क्या लेना है, आपका बच्चा है। बिल्कुल सही बात है। बट वो मैं तो बैठ के बोल दूंगा सर इजी है, क्योंकि वहां पे जो उनके वो होता है, तो तब अब हम लोग क्या करेंगे, ये ओवर स्टिमुलेट होता है, सेंसरी इश्यूज, नर्व सेल्स बहुत पैनिक करते हैं, जिसके वजह से वो कान बंद करते हैं या फिर किसी को गुस्सा कर देते हैं, हाथ मार देते हैं। अब अगर बंद कर दिया तो तोड़ फोड़ करने लगते हैं। न्यूरॉन सेल्स को रिलैक्स करना है, उसके लिए हमारा प्रोडक्ट्स हेल्प करता है हाइपर एक्टिविटी को। सुप्रा ब्रेन वेगन ओमेगा 3 नर्व सेल्स को ऑलरेडी रिलैक्स करता है, तो इसलिए हाइपर एक्टिविटी में बहुत हम लोग रिजल्ट्स देखे हैं। बट जैसे कि मेल्ट, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं ओ इसका चला गया, क्या ये फ्यूचर में आ सकता है? वो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास भी नहीं है। ये ऑटिस्टिक बच्चे को कब कौन क्या ट्रिगर हो जाए ये कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं जानता। मैं उनको ये बोलता हूँ कि आई विल ट्राई एंड हेल्प दैट चाइल्ड कि उसका इमोशंस को वो कंट्रोल कर पाएँ, उसका सेंसरी को कंट्रोल कर पाएँ, उसका जो थिंकिंग को वो कंट्रोल कर पाए, तो तभी जाके वो एंजाइटी पैनिक नहीं होगा। बट वो क्वेश्चन स्टिल अनआंसर्ड है कि क्या ये फ्यूचर में आ सकता है? आ भी सकता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या मतलब जब हमारी रिसर्च टीम ने हमें देख के सारी चीज़ें भेजा, तो ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है क्या? बहुत होता है फोकस। तो कोई पेरेंट्स कैसे समझे कि उनका फोकस किस एरिया में है, मतलब उसको क्या समझ में आना चाहिए? क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म भी देख रहा था धर्मेंद्र जी,
तो एक इंग्लिश फिल्म थी, हाँ। नेटफ्लिक्स पे आई थी। उस फिल्म में क्या था कि किसी एक जगह लापामा एक जगह है शायद कहीं पे, हाँ। वहाँ जो सुनामी होती है बहुत आती है। तो उस सुनामी में क्या हुआ, एक अकेला सिंगल ऑटिज्म बच्चा, उसका फोकस ड्राइंग पे बहुत शानदार था। तो उसने वो ड्राइंग बनाई जिसमें ये पता चला कि इस सुनामी से सिर्फ एक ऐसी, मतलब एक समुंदर के बीच में एक टापू है लापामा, उसमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल जगह जहां आप उस सुनामी से बच सकते हैं, वरना पूरी टापू तबाह होगी। सीवियर पॉइंट था, सीवियर पॉइंट। और उसने पता नहीं कहाँ देखा था, क्या किया था, उसने वो बनाया। और जब भागने की बात हुई कि भाई कहाँ जाया जाए, तो उस बच्चे ने बताया, जब बोलता नहीं था वो बच्चा, जैसा आपने बोला इंडिकेट कर, हाँ, उस बच्चे ने बोला उस समय, दैट्स पॉइंट मींस वो 28 पॉइंट डॉट 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 जो भी था, वो उसने दिखाया कि ये ड्राइंग मैंने बनाई है, यहाँ जाना है। मतलब मैं हैरान था। और वो ऑटिज्म बच्चा था, जैसे जैसे ये बता रहे हैं कि वो कान करना, वो सब कर, बच्चे का फोकस बहुत होता है, तो उसका फोकस, इसका क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया। नहीं, लेकिन पेरेंट्स कैसे समझे, पेरेंट्स को कैसे पता चले? अब जैसे उसके पेरेंट्स इग्नोर कर रहे थे उसको, बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे पेरेंट्स समझे कि ये काम अच्छा कर रहा है और उसको फोकस कर सके, उसको डाइवर्ट कर सके। करेक्ट सर। उसके लिए तो पहले पेरेंट्स को ऑटिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन वो है, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग पे हमेशा रहेगा मेरा बेटा कैसे ठीक हो जाए। तो थोड़ा मैं ऑटिज्म को ब्रेक डाउन कर देता हूँ, एक लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 या फिर माइल्ड में क्या होता है, बच्चा सब कुछ कर पाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत सेंसिटिव इश्यूज होता है, हाइपर एक्टिविटी। मॉडरेट में क्या होता है, उसको थोड़ा ज़्यादा हेल्प चाहिए। सीवियर में क्या है, वो प्रोफाउंड ऑटिज्म है, उसका IQ लेवल 10 साल का बच्चा, उसका सोचना 5 साल का है, वहाँ पर वो डिफ़िकल्ट है। तो जो लेवल 0 माइल्ड होता है, ऑटिज्म का सर दिमाग एक फोकस, पैटर्न, सिस्टमैटिक, लॉजिकल, अटेंशन डिटेल में चलता है। जैसे कि बच्चे, हम लोग छोटे बच्चे होते, आज हम लोग क्रिकेट खेल लिए, कंटिन्यूसली सोचे मैं सचिन बन जाऊंगा, तो मुझे खेलना है, धोनी बन जाऊंगा। 2-3 साल खेला, फिर एग्जाम आने लगे, घर में बोले अरे पढ़ाई कर, कुछ नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगा। फिर मैंने छोड़ दिया वो खेल, फिर मैं पढ़ाई किया, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई हम लोग सोचे साइंस लेंगे, फिर अच्छा मार्क्स नहीं है, फिर कॉमर्स में चले गए। सो एज हम लोग जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो वो क्या करते हैं, बट बच्चे जो ऑटिज्म का होता है, आपने देखा होगा, जो लॉजिकल पैटर्निंग चीज़ होते हैं, जैसे कि ड्राइंग, अटेंशन टू डिटेल उनका बहुत रहता है, ये ऐसा क्यों है, ये उनका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे उनका रूम में जाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह में बुक्स रहा तो इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर रहेगा, इधर क्यों रहेगा, उनका वो पूरा देखेंगे। अगर बैग को कहीं आप डाल रहे हो, वहाँ पे क्यों डालना है, कितना वेट का डालना है, इतना फोकस रहता है। और उसी एक चीज को वो पकड़ के करते जाते हैं फॉर, जैसे कि हमारा तो डिवाइड हो गया, उनका डिवाइड नहीं होता है, वो कंसिस्टेंसी इज द की, वो चलता रहता है। अब पेरेंट्स को यही देखना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो दिख जाता है। कोई बच्चा हमारे इंडिया में फॉर एग्जाम्पल सर, अगर Tier 3 Tier 2 का सिटीज बोलूंगा, Tier 1 पे तो होता नहीं वैसे, Tier 3 Tier सिटीज पे कोई अगर बेटा बैठ के ड्राइंग करता है, कोई उसको एनकरेज करता नहीं करता, क्या करेगा, ये डांट देते क्या दिन भर। इस पे एक पूरी फिल्म आ गई है, तारे जमी पे पूरी फिल्म थी, पेंटिंग बनाता था बैठ गया, वो बोलेंगे, वो कोरिलेट कर देंगे, भाई तू पेंटर करेगा, वॉल पेंटिंग करेगा, ऐसा तो नसीब हुए, ऐसा है। तो एनकरेज नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन सर Tier 1 पे अच्छा लगेगा, कैसे पेरेंट्स बोलेंगे हाँ मेरा बेटा इस पे, जो कि हो रहा है इनिशियली, मैं देख रहा हूँ। अब बैंगलोर से जैसे मैं हूँ, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ पेरेंट्स, कोई बच्चा अगर अच्छा फुटबॉल खेलता है, वो बोलते हैं मैं फुटबॉल पे उसको पूरा खिलाऊंगा। तो भले अभी वो थोड़ा जनरेशन चेंज हो गया, अभी पेरेंट्स बच्चे को देख रहे हैं, हर तरफ से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई पूरा हो गया सर। तो अभी ऑटिज्म बच्चे को लोग उनका रादर देन सोचेंगे मैं इसको कैसे नॉर्मलाइज नहीं करना है, वो नॉर्मली है, वो नॉर्मली है, उसको देखो उसको क्या पसंद है। आप देखोगे सर इंजीनियरिंग, क्वांटम फिजिक्स, वहां पे क्या क्या लेवल पे वो लोग अच्छा करते हैं। डॉक्टर्स पे भी एक पर्टिकुलर बहुत सारे डॉक्टर की स्टडी में भी अच्छा करते हैं बच्चे, ऑटिज्म स्पेशली, क्योंकि वो उतना फोकस रहते हैं, हमारा फोकस उतना नहीं रहता। इस बार बताया ये भी जा रहा है, मैंने अभी कहीं पढ़ा कि जो मतलब अब ये कितना सही है ईश्वर जाने, कि जो बच्चे IIT में टॉप 10 में हैं, उसमें से 5 जो बच्चे हैं वो ऑटिस्टिक हैं। बिल्कुल, इंजीनियरिंग है ना सर, वो लॉजिक्स वो होगा ही होगा, और क्योंकि उनका फोकस बहुत अच्छा है। ये मैंने भी पढ़ा था कहीं। उनको डांस कराया गया, डांस ही नहीं आता। एक इंस्टीट्यूट ने डांस कराने की कोशिश की, जब रिजल्ट आया तो वो डांस ही नहीं कर रहे हैं। वो एकदम जैसे आप देख के भी समझ जाओगे कि हो सकता है ये ऑटिस्टिक होंगे।
अच्छा पार्थ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए मेडिकली उनका बच्चा ऑटिस्टिक ना हो, फिट रहे, ये बताइए। सर ये क्वेश्चन का, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक लेडी कंसीव करती है तब हमको कुछ मालूम नहीं चलता कि बच्चा ऑटिज्म है कि नहीं है। शायद डाउन सिंड्रोम जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक है, कुछ टेस्ट होने लगे हैं अब। वो टेस्ट है। हाँ, ये मुझे याद है हमारा एक हुआ था, तो वो एक स्टडी है जिसके वो अभी जेनेटिक्स फैक्टर बहुत चैलेंजेस है वहाँ पे ऑटिज्म का। बट मेरा ये मानना है आज के ज़माने में अभी होने भी लगा है, जब एक दोनों शादी करने वाले हैं, आज के ज़माने पे लोग पूछते हैं कि अपना हेल्थ रिकॉर्ड्स दिखाओ। हेल्थ रिकॉर्ड्स दिखाना भी चाहिए कि जेनेटिक्स फैक्टर टेस्ट करना चाहिए, कि बहुत सारे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है फैक्टर्स जो कि आपके जेनेटिक्स को कंबाइन करके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके दिखा सकता है कि क्या आपको ये हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो बट अगेन वो फैंसी चीज़ है सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम मतलब मुझे नहीं दिखता है। बट हाँ, जैसे कि शादी जो एक बड़ा चीज़ है, आज के कॉर्पोरेट लाइफ में इतना स्ट्रेस भरा हुआ है, तो आप अगर कंसीव भी नहीं कर पाते हो, अगर आपको लेट होता है, तो चांसेस तो बहुत है आपका बच्चे को ऑटिज्म होने के लिए। अब पेरेंट्स ये बोलेंगे नहीं मैंने 35 में बच्चा पैदा किया, मेरा तो नहीं हुआ। बट रिपोर्ट्स वो कहता है आउट ऑफ 100 तो 100 रिपोर्ट्स वही नहीं होगा। बट अभी जो हो रहा है लाइफस्टाइल चेंजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो खाना हम लोग इंडल्ज करते हैं अंदर, वो बहुत चैलेंजेस। और शादी लेट होना भी इसकी वजह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। वो तो इन्होंने बताया शुरू में ही कि अगर आप 30 बहुत to बड़ा 32 प्रॉब्लम में है। कर 30 रहे के हैं प्लस अगर वो आपका जो एग्स फर्टिलाइज होता है तो वो अच्छी तरह नहीं होता है। अगर लड़कियां 30 के लेकिन अगर बाद शादी मान लो 25 साल में हो गई जी। और बच्चा अगर 32 साल में हो रहा है तो तो भी दिक्कत। गलत। हाँ सर, तो भी गलत है। एज तो ऑब्वियसली जब आपके हाँ। एग्स फर्टाइल नहीं रहे 30 बिल्कुल। के बाद, तो फिर तो पाद साहब ये भी कह रहे हैं कि 32 साल के बाद बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। नहीं सर, वो मैं नहीं कर रहा मैं रिपोर्ट बोल रहा हूँ, तो लोग आके मुझे बोलेंगे कि नहीं करना है। बट वो रिपोर्ट्स कहता है जो कि मतलब हम लोग बोलते हैं नहीं। अगर सर मैं अब सही बोल रहे हैं, नहीं मान लो 26 साल में एक बच्चा पैदा हो गया, फिर प्लानिंग कोई 32 साल में कर रहा हो, तो आप उसके लिए मना तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूँ। करता है यार, अगर 26 साल में बच्चा पैदा हो गया तो आप 26, 28, 29 में दूसरा कर लीजिए, उसको आराम से घूमिए। बिल्कुल। आप देखेंगे अभी इंडिया में सबसे ज्यादा मशरूमिंग क्या हो रहा है, आईवीएफ सेंटर्स। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो आपको भी बोलेंगे 30+ ईयर्स के बाद बच्चा पैदा मत कीजिए। हाँ मत कीजिए, वो बोलते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल भी बहुत खराब हो गया। बहुत खराब हो बहुत गया। खराब यार, हो गया। खाना पीना रहना सोना सब खराब है। अब लोग काम करने लगते हैं, इतना कॉर्पोरेट स्ट्रेस होता है। तो मैं किसी को जानता हूँ जिन्होंने अपना नौकरी छोड़ा 30 ईयर्स पे, 2 साल लगे उनको आईवीएफ में पैदा करने के लिए बच्चा। अरे बाप, बहुत पेनफुल होता है वो। बहुत पेनफुल होता है, मेंटली ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं आप, क्योंकि वही सेम चीज, अरे इसका बच्चा नहीं हो रहा है, शायद इसका ताने जो समाज बहुत होता है सोसाइटी का स्पेशली। तो अच्छा आजकल तो पार्थ जी फिर भी हो गया है सही। हम जब हमारी मदर वगैरह थी, किसी का बच्चा नहीं तो सीधे बांझ कहते थे, बांझ है, हाँ शादी कर लो। बिल्कुल, ये स्टेटस था। मैं अगर 4 साल बच्चे ना हो तो मतलब ये अलाउड होता है कि आप दूसरी कर I लो। agree, आप sir. बीबियां ही कह देती थी कर लो आप दूसरी। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। मेरे फादर और मेरी मदर, मेरा बर्थ मेरे फादर मदर की शादी के 5 साल बाद हुआ, और 5 साल तक नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो भी रही हो, तो मेरे घर में मेरी मदर को भी इस नजर से, जो दादी, मेरी दादी की परदादी जो थी, हाँ वो तो वो देखने लगी थी लगेंगे कि ये सर। बच्चे नहीं होंगे। और फिर उन्होंने धड़ाधड़ 3 कर दी। और फिर जो 3 बेटे हुए। अच्छा वो भी एक दौर था कि जो मेरी परदादी थी, बेटे होने से बड़े खुश होती थी। हाँ। तो एक बेटा हुआ तो फिर मेरी मदर की बहुत वो जो है Praise. वैल्यू बढ़ गई। फिर दूसरा भी हुआ तो वो भी बेटा हुआ, तीसरा 3 भाई हैं। बिल्कुल तो बड़ी खुश थी जब वो ही वाज 105 या 100 की होके उनकी डेथ हुई थी। तो बड़ी खुश थी फिर हम लोगों से। लेकिन ऐसा वो तो है सर, अभी भी वो Tier 2 Tier 3 सिटीज में है। लोग बोलते हैं आपको 1-2 साल हो गया तो बच्चा कर लो, नहीं तो साइज का प्रॉब्लम है, ये है वो, सुनाते रहते हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है कि आपने ऐसा सब्जेक्ट चुना क्यों? क्योंकि देश में इसको लेके अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो आप, जैसा कि ऑफलाइन अभी बात हो रही थी, आप किसी और फील्ड में थे, कुछ और कर रहे थे, फिर इस फील्ड में आ गए, तो इसके पीछे आने की वजह होगी ना कोई, ऐसे तो आए नहीं होंगे, कुछ सोचा होगा आपने। जी, क्या सोचा? मैं समराइज करता हूँ सर। हाँ। तो ऑफलाइन हम लोग बात करें तो दैट पेरेंट्स को नो, जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैं डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करता हूँ। जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया था एज ए यंग CEO एंटरप्रेन्योर,
तो मुझे हर चीज़ों का वही लेता है कि थोड़ा पैसा कमाएंगे, थोड़ा गाड़ी लेंगे, घर करेंगे, वो जो चीज़ रहता है सर। फैक्ट यही है, आप सच स्वीकार कर रहे हैं, ये अच्छी बात बिल्कुल, है। वो प्लान था दिमाग पे। तो फिर हम वो प्री कोविड का मैं बोल रहा हूँ, तब कोविड हो गया, हम लोग मेडिकल टूरिज्म करते थे, तो नाइजीरिया से या फिर दुबई से, बांग्लादेश से पेरेंट्स को लेके आते, यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसका अच्छा खासा कमीशन मिलता था डॉलर्स पे। तो कोविड हो गया, इंटरनेशनली सब लॉकडाउन हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गया, तो जितना पैसा कमाए थे सर उतना पैसा चला भी गया। तो फिर हम लोग सोचे, जैसे मैं खुद सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे कुछ कंपनीज मुझे रीच आउट किए कि आप ये प्रोडक्ट्स हमारा बेचो। तो मुझे बेचना आता था उस टाइम पे सर। तो फिर मैंने बोला मैं किसी और का क्यों बेचूं, मैं खुद का ई-कॉमर्स बनाता हूँ प्रोडक्ट्स के, वो हेल्प करेगा। तो ये 2020 एंड तक है। तो 2021 से शायद स्कूल मतलब लॉकडाउन उठ गया, तब मेरा बेचा ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स का था। तो जब हमारा 2023 में जब स्कूल खोला, मतलब स्कूल ओपनिंग हुए, 2 साल बंद था, तो हम बेटा मेरा डायरेक्टली यूकेजी मॉन्टेसरी 2 में ज्वाइन किया। तो स्कूल ने बहुत सारे पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया कि हम लोग देख रहे हैं कि आपका बेटा का जो माइलस्टोन्स होना चाहिए वो अचीव नहीं है, तो आप जाके डॉक्टर के पास दिखाओ, बहुत सारे पेरेंट्स को। तो एक पैनिक मच गया अंदर, वही टैबू, ऑटिज्म है क्या, बच्चे को क्या होगा क्या होगा। मैं और मेरे वाइफ सर पूरा स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे, दिन भर रोना, इसको पूछना, फिर अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। नहीं पूरा बैठे ऐसे बैठ के जज करेंगे, नहीं नहीं ये कर रहा है, इसको शायद होगा, अगले मोमेंट पे बोलेंगे नहीं शायद नहीं कर रहा है। तो डिलेमा जो आ जाता है लाइफ में पूरा। तो फिर जो हमारा एक पेडिट्रिशियन डॉक्टर्स है जो मेरे बेटे को ड्यूरिंग द बर्थ टिल उस एज पर देखे थे, मैं उनके पास लेके गया, बोले सर मुझे बचाओ, करना क्या है, मुझे डर लग रहा है मुझे। तो मुझे पहले रिलैक्स किए, बैठ जा, इसको मैंने 3-3.5 साल हो गया, मैंने देखा इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑटिज्म। पहले चीज़ ये लिख के तू ले ले, ये चीज़ सबके साथ क्यों हो रहा है, तेरे साथ अकेला नहीं हो रहा, सबके साथ क्यों हो रहा है। मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। तो बोले अभी 2 साल से सब कुछ बंद था, इनको जब प्री स्कूल जाना था बच्चे को, जो सेट जिस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, घर में बैठे थे, मोबाइल वही वर्चुअल ऑटिज्म सब बच्चे को सर, आउट ऑफ 100% 80% बच्चे को। फिर मुझे बोले वो अभी नया एनवायरनमेंट पे गया है, वो किसी बच्चे को नहीं जानता, उनको टाइम लगेगा। फास्ट फॉरवर्ड उस 1 महीने को मुझे बोले फिर भी स्कूल ने अगर तेरे को बोला तेरे तसल्ली के लिए तू एक टेस्ट कर दे। फिर वो मुझे रेफ़र किए, फिर मैं जाके टेस्ट किया, बहुत सारे पेरेंट्स टेस्ट किए, फिर वो रिपोर्ट आया मैम का, मुझे बुलाए, तेरा बेटे को कुछ नहीं हुआ है, सेम कॉपी सेम पेस्ट सेम चीज़ बताया। फिर मैंने स्कूल को फॉरवर्ड किया, फिर अगले महीने के बाद कोई कॉल नहीं आया सर। बट वो 1 महीने जो मैंने एज अ पेरेंट फील किया, जो हमारा पहले ब्रेन में था प्रोडक्ट्स, शुगर में प्रोडक्ट्स था, प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्ट था, सब मैंने कॉल कर लोगों को बोला फेंक दो, कुछ सम लैक्स का खर्चा भी हो गया, फेंको, फोकस ओनली ऑन ऑटिज्म। क्योंकि वो मैंने फील कर लिया है कि क्या होता है, वो दर्द क्या, वो पेन क्या होता है, स्ट्रेस बहुत स्ट्रेस्ड होता है। अभी मैं बैठ के मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट जो पेरेंट को अभी जिनका ऑटिज्म बच्चा है, मॉर्निंग से लेकर रात तक जब उठते हैं जब सोते हैं, मेरा बेटा कैसे ठीक होगा, मैं बेटे को कैसे करूं, मैं अगर कल मर जाऊं तो क्या होगा, उसके पीछे कौन लेगा, कह रहे हैं। मतलब इतना हिप्स ऑफ क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ नहीं, ओवरथिंकिंग। तो उसको हम लोग सॉल्व, तब तक हमारे ये प्रोडक्ट रिजल्ट आते थे, बट उतना लार्ज कैपेसिटी पे मैं गया नहीं था। तो तब हम लोग ब्रेन में इतना डीप डाउन गए, अभी टचवुड आगे और भी हम लोग जाएंगे, हर ब्रेन एरिया में उसको और तोड़ना है, क्योंकि ब्रेन में कुछ अनफॉर्चुनेटली डेवलप है नहीं, कन्वेंशनल मेडिसिन। मतलब आपके रिसर्च हमेशा लगातार अभी चलते हैं? बिल्कुल, अभी 2 रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, एक ऑटिज्म के ऊपर, एक कॉग्निटिव के ऊपर। उसको खत्म होने के बाद हमारा ये प्लान है कि डिमेंशिया के ऊपर करना है, अल्जाइमर के ऊपर करना है, एक यूएस पे करना है, एक यूरोप पे करना है। तो इस एरियाज के ऊपर हमको इतना डेवलप करना है कि पेरेंट्स को ये बोलना है कि इफ़ योर चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, इट्स ओके, इट्स न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल है, बच्चे ऑटिज्म में मतलब इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसका कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं, एक्सेप्ट करिए इसको और उसके साथ तो आपका जिंदगी खुश हो जाएगा सर। ऐसे पेरेंट्स को भी मैंने देखा है, हमको मुझे मोटिवेशन मिलता है। 3 बच्चे, तीनों ऑटिस्टिक, वो यूएस पे बैठी है, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरा बिंदास आराम से, अरे इट्स ओके बात था, यू नो व्हाट, आई एम यूजिंग इट, दे आर गेटिंग बेटर। वो ये भी हो सकता है क्योंकि उनको पेमेंट मिलता है हर बच्चे का, गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट से मिलता है। इंडिया में खैर
स्थितियां बहुत अलग हैं, टफ हैं बहुत, लेकिन फिर भी जो पार्थ मिश्रा जी ने बातें बताई उसको आप समझिए। अगर भगवान ने या किस्मत ने या डेस्टिनी ने ये फैसला लिया है कि आपको ऐसे बच्चे का माँ बाप बनाया है, तो शायद ईश्वर ने कुछ सोच के बनाया होगा उसकी केयर करने के लिए आपको, और आप परेशान ना हो, उसको स्वीकार करें। और ऐसा बच्चा शायद आपके लिए वरदान हो कि वो पता नहीं जीवन में कुछ ऐसा कर जाए कि आपका नाम, आपके परिवार का नाम बहुत आगे बढ़ा जाए, जो दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि आपको ये मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए तो आप जरूर ट्राई करके देखें, लेकिन ट्रायल के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए, उसके लिए समय देना पड़ेगा। समय 9 महीने का, 9 महीने समय 9 महीने का, और 9 महीने पेशेंस रखिए, दवा का इस्तेमाल कीजिए। मुझे बस जाते जाते आप ये बता के जाइए कि ये दवा मिलेगा कहाँ। जो इंडियन पेरेंट हैं तो वो हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। अपना वेबसाइट है, कंपनी का नाम enkeltech.in, enkeltec.in। अगर कोई बाहर से देख रहे हैं, बाहर का हमारा भी फ्री इंटरनेशनल शिपिंग है, वो .com से लीजिए, enkeltech.com। तो हम दोनों जगह में करते हैं, और ये पूरा कस्टम क्लियरेंस हमारा होता है, सब कुछ पेपर्स, कस्टम क्लियरेंस मतलब आपका पेपर सब कुछ क्लीन है, और ये बहुत कंट्रीज़ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नाइजीरिया में नाइजीरियन FDA में रजिस्टर्ड है, केनियन FBB में फार्मा पॉइजन बोर्ड पे भी रजिस्टर्ड है। इसका टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट किया है, इस पे बारे में मैंने बताना है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ये होता है कि आपके किडनी, आपके बॉडी के अंदर कैसा रिएक्ट करता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं। बट बड़ा चीज़ ये होता है, जाते जाते मैं सर आपको ये बोलूँगा, मेडिकेशन एडिरेंस बहुत पुअर है। 70% लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये WHO का रिपोर्ट, मैंने आपको बहुत WHO CDC बोला क्योंकि मैं थोड़ा प्रीफर करता हूँ रिसर्च रिपोर्ट। दुनिया प्रेफर करती है, आप क्या करते हो? हाँ, दुनिया बिल्कुल, सरकारें करती हैं, गवर्नमेंट करती हैं। हाँ। तो 70% लोग मतलब कंटिन्यू नहीं करते, दे नॉट एडहियरिंग टू द मेडिसिन। आज ले लेंगे, थोड़ा रिजल्ट दिख जाएगा, अच्छा लगेगा, हाँ थोड़ा दिन बंद कर देते हैं, फिर 3-4 महीने के बाद आके बोलेंगे नहीं उतना ही डेवलप किया और नहीं किया। अरे आपको तो कंटिन्यू रखना है, यू हैव टू कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे, आपका ब्रेन को टाइम नहीं दोगे, रीजनरेशन कैसे होगा? वेबसाइट के अलावा भी कहीं है? नहीं, हम लोग सिर्फ बस वेबसाइट से ही करते हैं। एंड वी वांट, मतलब पहले इनिशियली हम लोग व्हाट्सएप में थ्रू करते थे, बट बाद में वो थोड़ा अनएथिकल लगा मुझे कि नहीं, अनएथिकल वे हो जाएगा, लेट्स गो इन ए लीगल वे, जो कि वेबसाइट के थ्रू है, वही है। कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं हमारा, बट मैं फुल फ्लेज पे अभी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है, वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। बस आपसे यही गुजारिश है, जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स हैं, प्लीज़ 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 9 मंथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 9 मंथ यूज़ करके देखिए कि बच्चे में कितना फ़र्क आया, उसके बाद डिसाइड कीजिए क्या सही और क्या गलत है। और जो ये मेडिसिन बताई ये कहाँ से लेनी है वो पार्थ जी ने बता दिए। हम इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं, और आप कमेंट्स में हमसे पूछ भी सकते हैं कि कहाँ से मिलना, हमारी टीम उसका जवाब देगी। बहुत थैंक यू पार्थ जी, आपने टाइम दिया, बेंगलोर से आए, और आपने बहुत अच्छी बातें की। जो एक समस्या इस देश में बहुत पुरानी है, जिस पर कोई बात नहीं करता, उस पर आपने इतनी रिसर्च की, और ये जानकारी लोगों को फ़ायदा देगी, मुझे उम्मीद है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।